पुस्तक 11 अध्याय 11 एक बड़ा व्यापारिक सौदा। शाही राजधानी। यंग फ्लेम कबीले की जागीर के भीतर कबीले का सरदार नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ अध्ययन कक्ष में गया। फिर घुटनों के बल बैठ गया। अपने चेहरे का उत्साह छिपा नहीं पाया। हमें जी नींद मिल गई है। गॉडप्लम ड्यूक जो मेज के पीछे बैठकर किताब पलट रहा था, ये सुनकर दंग रह गया। फिर वह खुशी से चिल्लाया, जी नींद मिल गई। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया था। पैट्रियार्क आर्किनम के आदेशानुसार गॉडप्लम ड्यूक इस पूरे समय जी नींद के निशान ढूंढ रहा था, लेकिन जी नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी और कोई निशान नहीं छोड़ा। दरअसल गॉडप्लम ड्यूक का मानना था कि जी नींद शायद किसी छोटी दुनिया या बड़ी दुनिया में छिप गई है। दरअसल उसने सोचा था कि जी नींद का कोई निशान खोजे बिना 10-20 साल बीत जाएंगे। जी निंग द्वारा यंग फ्लेम कबीले के उत्तराधिकारी की हत्या करना और फिर बिना किसी रोक टोक के चले जाना पूरे यंग फ्लेम कबीले के लिए अपमानजनक था। लेकिन अगर वे उसे ढूंढ ही नहीं पाए तो वे क्या कर सकते थे? और फिर भी उन्होंने उसे सचमुच ढूंढ लिया। वह कहाँ है? गॉडप्लम ड्यूक ने तुरंत पूछा। जी निंग पहले ही शाही राजधानी में आ चुके हैं। हम पूरे समय उनका पीछा करते रहे, नीले वस्त्र पहने आदमी ने जल्दी से कहा। शाही राजधानी? वह शाही राजधानी में आया था? गॉडप्लम ड्यूक ने भौहें चढ़ाईं। शाही राजधानी की कड़ी सुरक्षा थी और यहाँ शाही राजधानी में निस्संदेह सबसे शक्तिशाली संगठन ग्रैंड जिया का शाही कबीला था। जी निंग का शाही राजधानी में आना वास्तव में चीजों को और मुश्किल बना रहा था। वह असल में शाही राजधानी में आया था। शाही राजधानी में युद्ध वर्जित है, तो फिर हम उसका क्या करें? गॉडप्लम ड्यूक भौहें चढ़ाए रहा। कुछ अन्य कमांडरी शहरों में यंग फ्लेम का प्रभाव काफी ज्यादा था, लेकिन शाही राजधानी में यंग फ्लेम कबीले से भी ज्यादा शक्तिशाली कई कबीले थे और अंत में शाही जियामांग कबीला था जिसने इस विशाल दुनिया को पूरी तरह से एकीकृत कर दिया था। शाही जियामांग कबीले के सामने यहाँ तक कि यंग फ्लेम कबीले, किंडवाटर कबीले और स्काईफॉर्मर कबीले जैसे सर्वोच्च शक्तिशाली कबीलों को भी सावधानी से चलना पड़ा। जी निंग का लगातार पीछा किया जाना चाहिए। उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना, गॉडप्लम ड्यूक ने आदेश दिया। अभी कुछ और मत करो, बस मेरे आदेश का इंतजार करो। हाँ, नीले वस्त्र पहने आदमी ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। ये सच था कि पैट्रियार्क आर्किनम ने जी निंग को मिलते ही तुरंत मार डालने का आदेश दिया था, लेकिन ये शाही राजधानी थी। राजधानी के अंदर किसी को मारना शाही जियामांग कबीले के लिए एक चुनौती थी। ऐसा करने का एक ही तरीका था, डेथस्वॉन को बाहर भेजना। डेथस्वॉन जो पकड़े जाने के बाद भी यंग फ्लेम कबीले को धोखा नहीं देगा। शाही राजधानी की सुरक्षा कितनी कड़ी है, इसे देखते हुए जैसे ही युद्ध शुरू होगा, शायद एक ही सांस में ग्रैंड जिया के शाही रक्षक तुरंत पहुंच जाएंगे। गॉडप्लम ड्यूक ने मन ही मन सोचा, एक ऐसे डेथस्वॉन को ढूंढना जो जी निंग को सिर्फ एक ही सांस में मार सके। ऐसा डेथस्वॉन मुझे कहाँ मिलेगा? जी निंग ने यंग फ्लेम नॉन के कई खजाने हासिल कर लिए हैं। जी निंग शुरू से ही बहुत शक्तिशाली था। चूंकि उसके पास सुरक्षा संपत्ति के खजाने भी थे, इसलिए लूज इमॉर्टल्स के लिए भी उसे इतने कम समय में हराना मुश्किल होगा। ऐसे डेथस्वॉन को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मैं पैट्रियार्क से मिलने जाऊंगा। गॉडप्लम ड्यूक को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जल्द ही 9 फ्लड ड्रैगन्स एक अमर गाड़ी को खींचते हुए बाहर की ओर उड़ गए, जिसमें गॉडप्लम ड्यूक बैठा था। वे हवा में दहाड़ते हुए शाही राजधानी से निकलकर नीले आसमान में पहुंच गए। उत्सुकता से भरा निंग शाही किले को और दूर स्थित स्काईलाइट पैलेस को भी घूरता रहा। काश निंग की हैसियत को देखते हुए उसे शाही किले में कैसे घुसने दिया जा सकता था। और फिर कुछ ही पल बाद उसकी काली ड्रैगन गाड़ी उड़ गई। गुरुजी, अब हमारे पीछे 3 लोग हैं। लिटिल किंग ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी में बैठे निंग ने भी पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे एक लंबी शटल थी जिस पर एक सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग और 2 अन्य लोग सवार थे। पहले उनके पीछे सिर्फ सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ही था, लेकिन अब कुल 3 लोग थे। एक आदिम दाववादी है। निंग को महसूस हो रहा था कि उसके पीछे वाले लोग दिव्य इंद्रियों के माध्यम से उसकी ओर बढ़ रहे हैं और उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रियों को भी पीछे की ओर धकेल दिया। धमाका! आत्मा को हिलाने वाली कला। उनकी दिव्य इंद्रियां आपस में टकराईं और तुरंत ही लंबे, दुबले, पतले, नीले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा बदल गया। क्या इस जी निंग की आत्मा वाकई इतनी शक्तिशाली है? दिव्य इंद्रिय टकराव के बाद निंग के पीछे खड़े तीनों लोग तुरंत अधिक आज्ञाकारी हो गए और अब वे उसे चुनौती देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। निंग बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? व्हाइट वाटर हाउंड ने अपने स्पिरिट लिंक के जरिए संदेश भेजा। स्वर्गीय खजानों के पर्वत पर निंग ने भी अपने आत्मिक संपर्क के जरिए संदेश भेजा। इस बार मैंने काफी खजाने हासिल किए हैं। जादुई खजानों की संख्या ही काफी हैरानी की बात है। इतने सारे जादुई खजानों के साथ मुझे स्वर्गीय खजानों के पर्वत पर जाकर उन्हें द्रवीभूत तत्वों के सार से बदलना चाहिए और फिर उन खजानों के लिए व्यापार करना चाहिए जिनकी मुझे सचमुच जरूरत है। इस समय निंग को जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह थी खजाने, जिनमें 5 तत्वों का शुद्ध सार शामिल था, ताकि वह दूसरे चक्र पर प्रशिक्षण शुरू कर सके। फुश! काली ड्रैगन गाड़ी चौड़ी सड़कों से होकर आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रही थी। शाही राजधानी की सभी सड़कें बेहद चौड़ी थीं। कई प्रमुख सड़कें वास्तव में बादलों से बनी और उन पर टाइलें लगी थीं, जिससे वे असाधारण रूप से सुंदर लग रही थीं। यहाँ तक कि साधारण सड़कें भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और कीमती पत्थरों से टाइलें लगी थीं।
स्वर्गीय निधि पर्वत का मुख्य मुख्यालय अपने नाम के अनुरूप है। निंग की आंखें चमक उठीं जब उसने दूर तक देखा। विभिन्न कमांडरी शहरों में अन्य स्वर्गीय निधि पर्वत केवल स्थानीय शाखाएं थीं। शाही राजधानी में स्थित ये पर्वत ही असली केंद्र था। कई दुर्लभ और बहुमूल्य कलाकृतियां यहाँ मुख्य मुख्यालय में संग्रहित थीं। कई अमर लोग शाही राजधानी में विशेष रूप से स्वर्गीय निधि पर्वत के मुख्य मुख्यालय से ऐसी वस्तुएं खरीदने आते थे जो अन्यत्र नहीं मिल सकती थीं। ये सचमुच बहुत बड़ा है। लिटिल किंग की आंखें भी उत्साह से भर गईं। व्हाइट वाटर हाउंड ने भी अपना सिर उठाया। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। उनके सामने स्वर्गीय खजाने का पहाड़ एक विशाल किलिंग जीव की तरह बना हुआ था, जो लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा था। दूसरे शब्दों में, इस स्वर्गीय खजाने के पहाड़ का आकार पूरे स्टिलवाटर शहर के बराबर था। फुश! काली ड्रैगन गाड़ी तेजी से स्वर्गीय खजाने पर्वत में उड़ गई। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर अपना खजाना बेच देते हैं। निंग बहुत अच्छे मूड में था। उसने अपने पीछे आ रहे तीनों पर ध्यान नहीं दिया और काली ड्रैगन गाड़ी स्वागत करने वालों के मार्गदर्शन में सीधे अंदर चली गई। स्वर्गीय खजाने पर्वत का मुख्य मुख्यालय विशाल क्रिस्टलीय दर्पणों से भरा हुआ था, जो हर जगह हवा में लटके हुए थे, लगभग दसियों किलोमीटर की ऊंचाई पर पूरे आकाश को ढक रहे थे। अनगिनत दर्पणों के नीचे अनेक अमर साधक एकत्रित हो रहे थे। स्वूश! जैसे ही निंग, व्हाइट वाटर हाउंड और लिटिल किंग स्वर्गीय खजाने पर्वत की ओर उड़े, एक दर्पण ने तुरंत उन पर ताला लगा दिया। काला ड्रैगन रथ, जिसे यंग फ्लेम कबीले के युवा स्वामी यंग फ्लेम नोंग इस्तेमाल करते थे। यंग फ्लेम नोंग को जी निंग पहले ही मार चुका है। गाड़ी पर सवार ने फर के आकार के जादुई वस्त्र पहने हुए हैं और वह जी निंग के समान दिखता है। उसके बगल में दो गॉड बीस्ट हैं, एजियो स्काईस्नैक और व्हाइट वाटर हाउंड। युवक के जी निंग होने की 99% संभावना है। इस रिपोर्ट को जल्दी से दोहराया गया और फैलाया गया और जैसे तैसे इसे हजारों खुफिया चैनलों में से एक के जरिए भेजा गया। यह मुख्य मुख्यालय की निरंतर निगरानी में रहने वाला स्थान था, क्योंकि हर दिन हर तरह के लोग आते थे, जिनमें दूसरे प्रमुख लोगों से लेकर स्वर्गलोक या पाताललोक तक के लोग शामिल थे। यहाँ हर तरह की खुफिया रिपोर्ट तैयार की जा सकती थी, चाहे वह कम हो या ज्यादा महत्वपूर्ण। जहाँ तक जी निंग की खबर का सवाल है, कई खुफिया एजेंसियों की नज़र में वह बहुत ही साधारण था। जी निंग हमारे स्वर्गीय खजाने पर्वत के मुख्य मुख्यालय में पहले ही प्रकट हो चुके हैं। 5 ग्राहक हैं जिनके पास उनसे संबंधित सभी जानकारी के लिए एक स्थायी क्रय आदेश है। ये रिपोर्ट तुरंत उन्हें पहुंचा दो। काले वस्त्रधारी एक महिला ने शांत भाव से आदेश दिया और शीघ्र ही स्वर्गीय खजाने पर्वत ने 5 अधीनस्थों को, प्रत्येक को एक खुफिया रिपोर्ट की एक प्रति के साथ शाही राजधानी के 5 अलग अलग स्थानों की ओर भेज दिया। जी निंग का पता चलते ही तुरंत उसकी सूचना दो। ऐसे 5 ग्राहक थे जिनके पास इस तरह के स्थायी क्रय आदेश थे। क्या वह ब्लैक वाटर गाड़ी है? स्वर्गीय खजाने के पहाड़ के भीतर बैंगनी वस्त्र पहने एक आदमी दूर तक देखता रहा जब निंग अपनी गाड़ी पर सवार होकर एक निजी आंगन में दाखिल हुआ। काली ड्रैगन गाड़ी उसे आंगन तक ले गई। फिर निंग उस संपत्ति के भीतर एक 2 मंजिला इमारत में दाखिल हुआ, जहां वह लिटिल किंग और अंकल व्हाइट के साथ बैठकर ग्रैंड जिया साम्राज्य और यहां तक कि कुछ अन्य प्रमुख दुनियाओं से आए कुछ व्यंजनों का आनंद ले रहा था। फर वाला युवक, नीला आसमानी सांप, सफेद पानी का शिकारी कुत्ता, बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या यह वही जी निंग है जिसने यंग फ्लेम नॉन को मारा था? वह सचमुच अज्ञानी है जो इतना घमंडी और खुला होने की हिम्मत कर रहा है। शायद खुफिया विभाग ने उसे पहले ही खोज लिया होगा और यंग फ्लेम कबीले को भी जल्द ही उसके बारे में पता चल जाएगा। हालांकि इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यंग फ्लेम नोंग बहुत अमीर था। जी निंग ने उसे मार डाला और जरूर उसके ढेर सारे खजाने लूट लिए होंगे। लगता है मेरा मौका आ गया है। बैंगनी वस्त्र पहने उस आदमी की आंखें चमक उठी और वह तुरंत इत्मीनान से आगे बढ़ गया। कुछ ही पल बाद वह आंगन के बाहर पहुंच गया। वह आंगन के बाहर चुपचाप खड़ा रहा, अंदर नहीं गया। बहुत समय बाद, बाहर कौन है? निंग की आवाज गूंजी। स्वर्गीय खजाने के पहाड़ के यूक्यूई बैंगनी वस्त्र पहने आदमी हंसा। प्रवेश करो, निंग ने कहा। बैंगनी वस्त्रधारी आदमी आज्ञाकारी ढंग से अंदर आया और जल्दी से उस 2 मंजिला इमारत में पहुंच गया। वह सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां नीले वस्त्रधारी युवती जी निंग और सफेद वस्त्रधारी एक आदमी बैठे थे। वे लगभग खाना खा चुके थे। तुम काफी देर से आंगन के बाहर थे, किस लिए? निंग ने इत्मीनान से शराब का प्याला हाथ में लिया और यूक्वी को एक नाप तोल कर देखा। यूक्वी की ताकत, निंग जितना समझ सकता था उससे तो यही लगता था कि वह वांशियांक के स्तर पर होगी। मैं मुख्य स्वर्गीय निधि पर्वत की ओर से खजानों की खरीद बिक्री के लिए जिम्मेदार हूँ, यूक्वी ने विनम्रता से कहा। उदाहरण के लिए, अगर कुछ लोग अपने खजानों को बेचना चाहते हैं या कुछ खास खरीदना चाहते हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ। और हाँ, जिन सौदों के लिए मैं जिम्मेदार थी उनके लिए मुख्य स्वर्गीय निधि पर्वत मुझे कुछ इनाम देगा। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। तुम मुझे पहचानते हो? यूक्वी हंसा। साथ ही ताओवादी जी निंग, मैंने तुरंत उस गाड़ी को पहचान लिया जिस पर आप सवार थे। इस गाड़ी को ब्लैक वाटर कैरेज के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल पहले यंग फ्लेम नॉन करते थे। वे अक्सर स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर आने के लिए इसमें सवार होते थे, इसलिए बहुत से लोग इसे पहचानते हैं। गाड़ी को देखकर, आपके रूप रंग को देखकर और आपके साथ नीला आकाश सांप और सफेद पानी का शिकारी कुत्ता देखकर मैं अंदाजा लगा पाया कि आप ही पौराणिक जी निंग हैं। लगता है मैं काफी मशहूर हो गया हूँ। शाही राजधानी भी मेरे बारे में जानती है। निंग हंसे बिना नहीं रह सका। साथ ही ताओवादी जी निंग, शायद आपको इसकी जानकारी न हो,
लेकिन आप वाकई काफी प्रसिद्ध हैं। यू क्वी हंसा। यंग फ्लेम नोंग शाही राजधानी के 4 ड्यूकलिंगों में से एक थे। हालांकि उन्हें 4 ड्यूकलिंग कहा जाता था, लेकिन जरूरी नहीं कि वे अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। फिर भी उनका उच्च पद था। वे बेहद धनी थे और मौज मस्ती करना पसंद करते थे। हालांकि यंग फ्लेम नून की मृत्यु बाहरी दुनिया में हुई। ये खबर स्वाभाविक रूप से इच्छुक लोगों तक पहुंच गई। हालांकि यंग फ्लेम कबीले ने इसे कभी प्रचारित नहीं किया, लेकिन जिसने भी थोड़ी सी भी जांच पड़ताल की, उसे पता चल गया कि हत्यारा जीनिंग ही था। इस प्रकार आपकी जानकारी भी कई लोगों को जल्दी ही पता चल गई। आपके आत्मिक प्राणी एक व्हाइट वाटर हाउंड और एक नीला स्काई स्नेक हैं। आपको फर के आकार के जादुई वस्त्र पहनना पसंद है। आप तलवारबाजी में बेहद कुशल हैं और एक नाजुक सुंदर युवक जैसा दिखते हैं। यूक्यूई लगातार बोलती रही, जबकि जीनिंग, लिटिल किंग और अंकल वाइट बस देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि यंग फ्लेम नॉन की हत्या के बाद वह सचमुच शाही राजधानी में काफी प्रसिद्ध हो गया था, और मुझे अंदाजा था कि आज आप यहाँ इसलिए आए हैं, साथ ही ताओवादी जीनिंग की कुछ खजाने बेच सकें। यूक्वी हंसा। और मैं यहाँ स्वर्गीय खजानों के पहाड़ पर इसी तरह के धंधे में माहिर हूँ। पुस्तक 11 अध्याय 12 आंसू। ठीक इसी समय किसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया। साथ ही ताओवादी जीनिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे, यूक्वी ने भौहें चढ़ाईं। यह आवाज काफी जानी पहचानी थी। दरवाजा खुल गया। एक छोटा गोल मटोल बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने भी बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे। उसने निंग की तरफ देखा और झुककर प्रणाम किया। हॉकाट आपको नमस्कार करता है, साथ ही ताओवादी जीनिंग। वह यूक्वी की तरफ सहजता से मुस्कुराया। यूक्वी, तुम बहुत जल्दी आ गईं। साथ ही ताओवादी हॉकाट, आपने वास्तव में साथ ही ताओवादी जीनिंग को इतनी जल्दी खोज लिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यूक्वी ने ठंडी सांस ली। वे दोनों ही खजाने के व्यापार के लिए जिम्मेदार थे। सभी को खजाने पसंद थे, खासकर दुर्लभ खजाने। जब बिल्कुल अनोखे खजाने की खोज होती तो मुख्य स्वर्गीय खजाने पर्वत जाकर उन्हें इकट्ठा करते और उन्हें केवल शाही कबीले को देते, बाहरी लोगों को नहीं बेचते। यही कारण था कि कुछ प्रमुख कबीले और संप्रदाय कुछ कीमती खजानों पर शाही कबीले के पूर्ण एकाधिकार से बचने के लिए कई खजाने इकट्ठा करते और उन्हें अपने पास रखते थे। उदाहरण के लिए स्टिलवाटर के नॉर्थमोस्ट कबीले के पास केयरफ्री केविन्स नामक एक जनजाति थी, जो गुप्त रूप से कीमती वस्तुएं भी इकट्ठा करती थी, और बदले में स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर कई लोग थे जो विशेषज्ञों से दोस्ती करके उनसे खजाने हासिल करने के लिए जिम्मेदार थे। मैंने साथ ही ताओवादी जीनिंग की खोज नहीं की थी। यह वह थे जिन्होंने खजाने को बेचने में अपनी रुचि की घोषणा की थी, जिसके कारण मुझे इसके बारे में पता चला। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। यूक्यू चौंक गया। वहां बैठे निंग ने शांति से कहा, मैं इस बार स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर खजाने बेचने आया था, इसलिए मैंने सेवक को पहले ही बता दिया था कि यह बात सबको बता दे। मुझे लगता है कि सेवक ने साथी ताओवादी हॉकाट को भी इसकी सूचना दे दी होगी। यूक्वी को अब सब समझ आ गया। छोटे कद के बुजुर्ग ने सक्रियता से कहा, साथी ताओवादी जीनिंग, अगर तुम अपना खजाना मुझे बेच दोगे तो मैं तुम्हें जरूर एक ऐसी कीमत दूंगा जो तुम्हें संतुष्ट कर दे। मुझे सच में परवाह नहीं कि मैं उन्हें किसे बेचूं। मेरे लिए ये तो बस एक छोटी सी बात है। निंग ने दोनों की तरफ देखा। यंग फ्लेम कबीले के साथ झगड़े में पड़ने के बाद निंग का दाव हृदय काफी मजबूत हो गया था, और उसके सामने खड़े दोनों उसे बिल्कुल भी लुभा नहीं पा रहे थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सबसे आम खजाने हमेशा स्वर्गीय खजाने पर्वत द्वारा वास्तविक मूल्य के 60% पर खरीदे जाते हैं। यूक्यू और छोटे कद के बुजुर्ग दोनों ने सिर हिलाया। चलो किसी बड़ी जगह चलते हैं। निंग खड़ा हो गया। खजाने किसे बेचूंगा, इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। कृपया इस तरफ आइए। आपके बाद। यूक्यू और छोटे कद के बुजुर्ग दोनों ने गर्मजोशी से जवाब दिया। कुछ ही क्षणों बाद वे एक बड़े बगीचे में पहुंचे, जहां केवल नौकरानियां ही मौजूद थीं। तुम सब लोग चले जाओ। यूक्यू और छोटे कद के बुजुर्ग दोनों ने बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। उनके प्रवेश करते ही दासियां तुरंत आज्ञाकारी होकर चली गईं। साथ ही ताओवादी जीनिंग, ये बगीचा कैसा है? काफी बड़ा है। यूक्वी ने आसपास के इलाके पर नजर डाली। आमतौर पर जब लूज इमॉर्टल्स हमारे साथ व्यापार करते हैं तो वे इसी तरह की जगह पर आते हैं। निंग ने अपनी नजरों से उस जगह को गौर से देखा। बगीचे के बीचों बीच एक गज़ेबो था, जिसके बगल में पॉलिश किए हुए पत्थरों का लगभग 300 मीटर का क्षेत्र था, जिसके चारों ओर तरह तरह के कीमती फूल थे। ये काम करेगा? निंग ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। तुरंत जादुई खजानों का एक विस्मयकारी विशाल ढेर जमीन पर प्रकट हुआ। उनमें 1 लाख से ज्यादा नश्वर श्रेणी के, 10,000 पृथ्वी श्रेणी के और 100 से ज्यादा स्वर्ग श्रेणी के खजाने थे। पहले हिसाब लगाओ कि इन खजानों की कीमत कितनी है। वाह! यूक्यूई और छोटे कद के बुजुर्ग दोनों ने गहरी सांस ली। इतने सारे खजाने, ये तो बस एक हिस्सा है। निंग ने शांति से कहा, जो भी मुझे सबसे अच्छी कीमत देगा मैं उसे बेच दूंगा। ठीक है, अगर मुझे ठीक से याद है तो जब तक किसी व्यापारिक सौदे का मूल्य 2.5 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तत्व तक पहुंचता है, तब तक कोई जिया प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर सकता है ना? ठीक है। यूक्वी और छोटे कद के बुजुर्ग ने जरा भी संकोच नहीं किया। साथ ही ताओवादी जीनिंग, जरा भी चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर एक जिया चिन्ह देंगे। बस एक नज़र से ही वे बता सकते थे कि उनके सामने रखे खजाने का मूल्य निश्चित रूप से जरूरत से ज्यादा है। निंग, अंकल वाइट और लिटिल किंग गज़ेबो में बैठ गए, आराम से शराब पीते हुए हंस रहे थे।
हुश हुश हुश। जादुई खजानों को जल्दी से प्रकार के अनुसार बांट दिया गया। यूक्वी और छोटे कद के बुजुर्ग दोनों ने हर एक जादुई खजाने का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया। चूंकि मुख्य स्वर्गीय खजाना पर्वत ने उन्हें खजानों के लेन देन के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से कोई साधारण वांशियांक सिद्ध नहीं थे। उनमें से प्रत्येक ने करोड़ों प्रकार के जादुई खजानों और वस्तुओं की कीमतें, साथ ही उनसे जुड़ी बारीकियां भी याद कर ली थीं। स्वाभाविक रूप से उनकी स्मरण शक्ति सामान्य मनुष्यों की स्मरण शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। फिर भी उन्हें रुकने में पूरा 1 घंटा लग गया। नश्वर श्रेणी के खजानों का कुल मूल्य 40,600 किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार होगा। पृथ्वी श्रेणी के खजानों का मूल्य लगभग 252-500 किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार है। स्वर्ग श्रेणी के खजानों की अधिकतम कीमत में लगभग 560,000 किलोग्राम दे सकता हूँ, यूक्यू ने कहा। सभी चीजों की अंतिम कीमत 853,100 किलोग्राम होगी। छोटे कद के बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें 855,000 किलोग्राम द्रवीभूत तत्व दे सकता हूँ। मैं भी, यूक्यूई ने जल्दी से कहा। निंग ने हंसते हुए कहा, कोई ज्यादा दाम? यूक्वी और छोटे कद के बुजुर्ग ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन एक दूसरे से नफरत महसूस कर रहे थे। निंग बस हंस पड़ी। दरअसल इनमें से ज्यादातर बड़े पैमाने पर उत्पादित जादुई खजाने थे, इसलिए उनकी कीमत तय थी। हालांकि उन 100 या उससे ज्यादा स्वर्ग श्रेणी के खजानों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें किसी अमर देवता ने खुद बनाया होगा, और इसलिए उनकी कीमत अलग अलग और कुछ उतार चढ़ाव के साथ थी। फिर भी कुल कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो ये है खजानों की कीमत, है ना? निंग ने फिर हाथ हिलाया। मेरे पास यहाँ और भी कई खजाने हैं, मुझे हिसाब और कीमत बताओ। जादुई खजाने और ये अनोखी चीजें ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेंगी। जमीन तुरंत ही अमर घास, स्पिरिट पिल्स, सुरक्षात्मक क्यूरियोज और ऐसी ही अन्य वस्तुओं से भर गई। ये सुरक्षात्मक वस्तुएं यंग फ्लेम नॉन के लिए उपयोगी थीं, लेकिन निंग के पास अब एक प्राइमल ट्विन होने के कारण निंग की युद्ध शक्ति अब एक लूज इमॉर्टल्स के बराबर थी, और इसलिए ये खजाने उसके लिए बेकार थे। अरे, यूक्वी और छोटे बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। अमर घास, आत्मा गोलियां और सुरक्षात्मक कलाकृतियां, जिन खजानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता था, उनकी कीमत में कुछ उतार चढ़ाव जरूर था। इनसे उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता था। जहां तक उन जादुई खजानों की बात है, हालांकि उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन मुनाफा बहुत कम था। क्या आदमी है, उसने सचमुच यंग फ्लेम नॉन के सारे खजाने लूट लिए? यूक्वी ने मन ही मन बुदबुदाया। काफी समय हो गया है जब मैंने इतनी अच्छी चीजें देखी थी, छोटे कद के बुजुर्ग ने कहा। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। दोनों ने आंतरिक रूप से विचार करते हुए तेजी से गणना करना शुरू कर दिया। जादुई खजाने, इन दूसरे खजानों के साथ मैं तुम्हें 1300,000 किलोग्राम तरलीकृत तत्वसार दे सकता हूँ। यूक्वी ने दांत पीसते हुए प्रस्ताव रखा। अगर यह बूढ़ा ज्यादा कीमत देगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। नाटा बुजुर्ग दंग रह गया। उसने यूक्वी को हैरानी से देखा। क्या तुम पागल हो? निंग भी पूरी तरह से हैरान था। निंग के मन में पहले से ही उन औषधीय वस्तुओं और जादुई खजानों की कीमत का अंदाजा था जो उसने विचरिवर इमोर्टल एस्टेट से लूटे थे। क्या तुम इस प्रस्ताव को हरा सकते हो? यूक्यूई ने छोटे कद के बुजुर्ग को घूरा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। अरे, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। छोटे कद के बुजुर्ग ने सिर हिलाया और आह भरी। मुझमें तुम्हारी तरह पागलपन करने की हिम्मत नहीं है। साथ ही ताओवादी जी निंग, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। यूक्वी, मेरे जीवन का अंत जल्द ही होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ सलाह दूं, ज्यादा पागल मत बनो। अगर तुम बहुत ज्यादा दांव लगाओगे तो तुम हार सकते हो। छोटे कद के बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया और चले गए। निंग ने यूक्यूई की ओर देखा। 1300,000 किलोग्राम द्रवीभूत तत्व, ठीक है। यूक्यूई ने सिर हिलाया। ठीक है। निंग हंसा। उसे दोनों के बीच की बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जरूरी तो ये था कि द्रवित तत्वसार उसके हाथ में आ जाए। कुछ ही क्षणों बाद दोनों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। खजाने यूक्वी को मिले, जबकि निंग को 13 लाख किलोग्राम और एक जिया प्रतीक चिन्ह मिला। इससे पता चलता था कि निंग भी ज्यादातर लूज इमॉर्टल्स की तरह 40% छूट पर जादुई खजाने खरीदने के योग्य था। साथ ही ताओवादी जी निंग। लेन देन पूरा होने के बाद यूक्वी का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। लगभग रात हो गई है। रात होते ही मासिक खजाने की नीलामी शुरू हो जाएगी। खजाने की नीलामी? निंग ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये स्वर्गीय खजाना पर्वत के मुख्य मुख्यालय की खजाना नीलामी है। इस दुनिया की प्रमुख शक्तियाँ और वास्तव में कई अकेले घुमक्कड़, अमर और पृथ्वी के अमर, इस खजाना नीलामी में अपने खजाने लाएंगे, यूक्यू ने कहा। वास्तव में अमर श्रेणी के जादुई खजाने भी दिखाई दे सकते हैं, साथ ही कई अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी। अगर आपके पास समय हो तो आपको खजाना नीलामी में अवश्य आना चाहिए। निंग उत्सुक हो गया। वहां जाना जरूरी था, शायद उसे पंचतत्वों का सार मिल जाए। उसने तुरंत पूछा, क्या यंग फ्लेम कबीले के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे? यंग फ्लेम कबीला? यह एक बड़ा कबीला है। वे मासिक नीलामी में भाग लेने के लिए किसी को जरूर भेजेंगे, यूक्यू ने कहा। अच्छा, आज रात मैं आपसे मिलने आऊंगा। निंग ने सिर हिलाया। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी। राजा यान की संपत्ति के भीतर जिस किसी को भी राजा की उपाधि दी जाती थी, वह निश्चित रूप से शाही जियामांग वंश में अत्यंत उच्च पद पर आसीन होता था। आखिरकार जियामांग वंश अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। इस विशाल विश्व के प्रमुख के रूप में उनकी अनगिनत संतानें थीं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे थे जिन्हें राजा की उपाधि प्राप्त हुई।
राजकुमारी, राजकुमारी। एक बख्तरबंद महिला सैनिक एक आवाज की ओर बढ़ी। आप ऊपर आ सकते हैं। ये घर 2 मंजिला था। दूसरी मंजिल पर हरे वस्त्र पहने एक महिला रेलिंग के सहारे बैठी नीचे बगीचे को निहार रही थी। बगीचा पत्थरों और रेत से भरा था और उसमें एक छोटी सी झील भी थी। वह बिल्कुल किसी छोटे से समुद्र तट जैसा लग रहा था। राजकुमारी, महिला सैनिक एक घुटने पर गिर गई। हरे वस्त्र वाली महिला थोड़ी कमजोर और कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के भाव देखकर महिला सिपाही को डर लग रहा था। हरे वस्त्र वाली महिला ने शांति से कहा, बोलो, क्या बात है? स्वर्गीय खजाने पर्वत से एक रिपोर्ट, महिला सैनिक ने कहा। स्वर्गीय खजानों का पहाड़। हरे वस्त्रधारी महिला चौंकी, फिर तुरंत बोली, इसे सौंप दो। ठीक है। बख्तरबंद महिला सैनिक ने तुरंत रिपोर्ट पेश की। हरे वस्त्रधारी महिला ने उसे स्वीकार किया और फिर उसे खोला। पुस्तिका में जीनिंग के बारे में विवरण देखकर वह कांप उठी और फिर मन ही मन बुदबुदाई, जीनिंग, ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में आए हो क्या? स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर? फ्लॉप। एक आंसू अचानक स्क्रॉल पर गिर गया। अब जाकर हरे वस्त्रधारी महिला को अचानक होश आया। हा 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 हा। हरे वस्त्रधारी महिला अचानक हंसने लगी। वह तुरंत खड़ी हुई और फिर चिल्लाई, मेरे आदेश सुनाओ। स्वर्ण साम्राज्य, मेरे साथ स्वर्गीय खजाने के पर्वत पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। आप स्वर्ण साम्राज्य को बुला रहे हैं? बख्तरबंद महिला सैनिक दंग रह गई। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? हरे वस्त्र वाली महिला ने उस पर झपटते हुए पूछा। तुरंत। बख्तरबंद महिला सैनिक ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत चली गई। हरे वस्त्र पहने महिला उत्साह से घर के अंदर इधर उधर टहल रही थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और वह खुद से बुदबुदा रही थी, चाची की इकलौती संतान, मेरी छोटी चचेरी बहन, मेरी इकलौती छोटी चचेरी बहन, तुम आखिरकार आ ही गई। मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, आखिरकार तुमसे मिलने जा रही हूँ। आखिरकार, मैं यंग फ्लेम परिवार को तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं दुखाने दूंगी। बिल्कुल नहीं, राजकुमारी। बाहर से एक महिला सैनिक की आवाज आई। हरे वस्त्र पहने महिला ने अपना सिर घुमाया और फिर उसका शरीर फड़कने लगा जब वह शान से उड़ गई। जल्द ही एक गाड़ी जो पूरी तरह से सुनहरी लपटों से घिरी हुई थी और जिसे 2 विशाल नीले फीनिक्स खींच रहे थे, उड़ी। गाड़ी के आगे और पीछे गोल्डन इंपीरियल्स का एक समूह था, जिनमें से सभी वीर और ओजस्वी आभा से युक्त थे और एक साथ चलते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके आसपास के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बादल छा गए और सभी गोल्डन इंपीरियल्स बादलों पर कदम रखते हुए आगे की ओर उड़ गए। नीले फीनिक्स, स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर। हरे वस्त्र पहने महिला ने गाड़ी के अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, राजकुमारी। नीले रंग के फीनिक्स पक्षियों में से एक ने मानव भाषा में कहा। इसके तुरंत बाद दोनों फीनिक्स पक्षी गाड़ी को आगे खींचने लगे। स्वर्ण साम्राज्य के साथ वे तुरंत मुख्य स्वर्गीय खजाने पर्वत की ओर उड़ चले। पुस्तक 11, अध्याय 13, धार्मिक आदेश। स्वर्ण साम्राज्यों के एक घेरे के साथ नीले फीनिक्स अमर रथ को मुख्य स्वर्गीय निधि पर्वत तक खींचकर ले गए। जैसे ही वे पहुंचे, स्वर्गीय निधि पर्वत ने उनका स्वागत करने के लिए किसी को तुरंत भेज दिया। आखिरकार, ये राजा यान की जागीर की प्रतिष्ठित राजकुमारी शियू थी। छोटी बहन शियुए, एक सफेद वस्त्र पहने परी जैसी युवती जिसकी असाधारण आभा भीड़ से अलग दिख रही थी, उसका स्वागत करने आए। बड़ी बहन अजूरविलो, राजकुमारी शियुए अमर गाड़ी से बाहर निकली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटी बहन शियू, तुम स्वर्गीय खजानों के पहाड़ पर क्यों आई हो? तुम यहाँ बहुत कम आती हो। मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने जाने वाली थी। सफेद वस्त्रधारी युवती अजूरविलो हंसी। परी अजूरविलो, वह एक पुनर्जन्मी अमर महिला थी और अतीत में वह स्काईफॉर्मर कबीले की एक स्वतंत्र अमर थी। पुनर्जन्म के बाद उसने एक बार फिर स्काईफॉर्मर कबीले में पुनर्जन्म लिया था। अजूरविलो एक आदिम दाववादी, स्वर्गीय खजाने पर्वत के मुख्य मुख्यालय का एक अत्यंत उच्च रैंकिंग सदस्य था और राजकुमारी जियू का बहुत करीबी दोस्त था। मैं आकर देखना चाहती थी, सो मैं आ गई। राजकुमारी शियू और अजूरविलो ने एक दूसरे की बाहें मिला लीं। उनके पैरों के नीचे बादल उभर आए और उन्हें एक खास चौड़े दालान की ओर ले गए। निम जैसे ज्यादातर आम मेहमान एक साधारण दालान से ही अंदर आते थे। तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तुम हमेशा राजा की जागीर में बंद रहती हो। क्या तुम्हें वहाँ घुटन महसूस नहीं होती? मुझे भी तुम्हारे लिए घुटन महसूस होती है। अजूरविलो को लगा कि उसकी यह अच्छी दोस्त राजकुमारी शियू एक को छोड़कर हर क्षेत्र में उत्कृष्ट थी। वह थोड़ी ज्यादा एकाकी थी। जब ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में स्थित विभिन्न प्रमुख कुलों के युवा पीढ़ी के सदस्य मिलते थे तो वे अक्सर राजकुमारी शियू के बारे में चर्चा करते थे। शाही वंशज बहुत ज्यादा थे, इसलिए राजकुमारों और राजकुमारियों का दर्जा अलग अलग था। हालांकि राजा यान के परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य थी, राजकुमारी शियुए, और इसलिए वह उस पर बहुत लाड़ प्यार करते थे। इस तरह स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी हैसियत भी बहुत ऊंची हो गई। कई लोगों का मानना था कि राजकुमारी शियुए के इतने अकेलेपन की वजह उसका बचपन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने बचपन में क्या क्या झेला था। उन्हें बस इतना पता था कि जब राजा यान राजकुमारी शियुए को वापस लाए थे तब तक वह एक वयस्क महिला बन चुकी थी। ठीक है, मुझे कुछ पता लगाने में मदद करो, राजकुमारी शियुए ने कहा। जी निंग नाम का कोई व्यक्ति तुम्हारे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर आया होगा। मुझे जांच करने और ये देखने में मदद करो कि यह जी निंग इस समय कहाँ है। वह अभी भी तुम्हारे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ के भीतर ही होगा। ठीक है। एंजोरविलो मुस्कुराई, फिर अपनी दिव्य इंद्रिय को कुछ 100 किलोमीटर तक फैलाया और एक अधीनस्थ को निर्देश दिया। लगता है जियुए, तुम इस जी निंग की वजह से आए हो।
जी निंग, इस नाम का सिर्फ एक ही व्यक्ति मुझे याद आ रहा है। वह स्टिलवाटर प्रांत के ब्लैक व्हाइट कॉलेज का वह शिष्य है जिसने यंग फ्लेम नॉन की हत्या की थी। अजूर विलो ने कहा। यही तो है। राजकुमारी शियुए भी मुस्कुराई। मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता है। उसने यंग फ्लेम नॉन को मारने की हिम्मत की थी। मैं भी उनसे काफी प्रभावित हूँ, अजूर विलो ने कहा। कुछ क्षण बाद उसे ढूंढ लिया, अजूर विलो ने कहा। जी निंग फॉर्चून स्पीक पर है। फॉर्चून स्पीक? तो चलो फॉर्चून स्पीक चलते हैं, राजकुमारी शियुए ने सीधे कहा। मुख्य स्वर्गीय निधि पर्वत बहुत बड़ा स्थान घेरता था। इसके भीतर कई पर्वत शिखर थे और पर्वत शिखरों के शीर्ष एक विशाल किरण के तराजू जैसे प्रतीत होते थे। उनमें से 9 शिखर थे जिन्हें संयुक्त रूप से भाग्य शिखर कहा जाता था। उनमें से प्रत्येक के चारों ओर सैकड़ों संपदाएं तैर रही थीं और सभी बादलों से घिरी हुई थीं। घने बादल 30 मीटर से भी ज्यादा मोटे थे जो सड़कों का रूप ले रहे थे और जिन पर गाड़ियां और दासियां चलती थीं। निंग एक विशेष बादल के ऊपर कमल की मुद्रा में बैठा था। अंकल व्हाइट और लिटिल किंग के साथ स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था। साथ में एक नौकरानी भी थी जो उसके निर्देशों का इंतजार कर रही थी। फुश! पहाड़ की चोटी के ऊपर हवा में एक लहर उठी। अजूर विलो और राजकुमारी शियुए एक साथ उड़कर एक बादल के ऊपर उतरे। दोनों बैठ गए और फौरन दासियां उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाने आ गईं। देखो, वह जी निंग है। वहीं अजूर विलो ने निंग को एक नजर देखा। राजकुमारी शियू ने अजूर विलो की निगाहों का पीछा किया और जल्दी ही उसे पता चल गया कि उस दिशा में अलग अलग स्तरों पर कई बादल थे जिन पर कई मेहमान बैठे थे। दरअसल उनमें से कुछ ग्रैंड जिया राजवंश के बेहद सम्मानित उच्च पदस्थ सदस्य थे और उन्होंने अजूर विलो और राजकुमारी शियू की ओर स्वेच्छा से मुस्कुराया। अरे! राजकुमारी शियू को जल्दी ही पता चल गया कि मेहमानों के बीच एक साधारण सा दिखने वाला फर पोशाकधारी युवक भी था। ये युवक लगभग पूरी तरह से खाने में मग्न था और उसके बगल में एक बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता और एक नीला सांप भी था। दोनों खाते हुए बातें कर रहे थे कि इसका स्वाद कितना बढ़िया है, या शाही राजधानी अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है, या मैंने स्टिलवाटर कमांडरी में ऐसा कभी नहीं चखा, या हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं स्वामी जी निंग। राजकुमारी शियुए ने दूर खड़े निंग की ओर देखा। उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना थी। वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। वह बिल्कुल पापा जैसे दिखते हैं। राजकुमारी शियुए ने मन ही मन धीरे से कहा। निंग का रूप रंग उसकी माँ युची स्नो से काफी मिलता जुलता था। युची स्नो और युची माउंट असल में भाई बहन थे। जैसा कि कहावत है, एक लड़का अपने मामा जैसा ज्यादा दिखता है। निंग के चेहरे और उसके चाचा युची माउंट में वाकई कई समानताएं थीं। हालांकि चूंकि निंग ने जियांटियन स्तर पर काफी पहले ही सफलता हासिल कर ली थी, इसलिए वह हमेशा वैसा ही दिखता था जैसा वह युवावस्था में दिखता था। अगर उसने कुछ साल बाद यह मुकाम हासिल किया होता तो 11 साल की उम्र में ही उसकी लंबाई को देखते हुए 16 साल की उम्र तक वह काफी भारी भरकम और हृष्ट पुष्ट हो गया होता। छोटे भाई, राजकुमारी शियू को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसकी आंखें चमकने लगीं। बहुत लंबा समय हो गया था वह हमेशा अकेली रहती थी। उसके दादा द्वारा उसे ढूंढकर ग्रैंड जिया की शाही राजधानी वापस लाने के बाद भी वह अभी भी बहुत अकेली थी। उसे अपनी दिवंगत माँ और अपने पिता की बहुत याद आती थी जो अब कभी नहीं लौटेंगे। हर रात अपने सपनों में वह उस द्वीप पर अपने माता पिता के साथ बिताए उन गर्म खुशनुमा दिनों में लौट जाती थी। वह उस द्वीप पर वापस लौटना चाहती थी, एक मछुआरे की बेटी की जिंदगी जीना चाहती थी। बदकिस्मती से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पिता की जीवन पट्टी पहले ही टूट चुकी थी। उसने सोचा था कि उसके परिवार में अब कोई और सदस्य नहीं होगा, लेकिन यंग फ्लेम नॉन की मौत में एक युवक का हाथ पाया गया। एक ऐसा युवक जिसकी माँ का नाम युची स्नो था और वह युवक कथित तौर पर युची वंश की संतान था। युची स्नो। हालांकि वह इस महिला से कभी नहीं मिली थी। उसने अपने पिता को उसके बारे में बात करते सुना था। वह उसके पिता की एकमात्र जीवित छोटी बहन थी। छोटा भाई, राजकुमारी शियू पहले काफी व्याकुल थी, लेकिन जब उसने उस युवक को बादलों के ऊपर बैठे अपने 2 आत्मिक जानवरों व्हाइट वाटर हाउंड और एजियो स्काईस्नेक के साथ खाते और बातें करते देखा तो उसकी व्याकुलता खत्म हो गई। शियुए, आज रात मासिक खजाने की नीलामी की रात है, परी अजूर विलो ने हंसते हुए कहा। और मैंने इस जी निंग के बारे में कुछ खबर सुनी है। यह क्या है? राजकुमारी शियुए ने जी निंग शब्द सुनकर तुरंत जिज्ञासा महसूस की। एजियोर विलो ने कहा। जी निंग को मूल रूप से खजाने की नीलामी में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यह सुनकर कि यंग फ्लेम कबीले की सेना भी मौजूद होगी, वह आ गया। राजकुमारी शियू हैरान रह गई। वह क्या करने वाला है? जी निंग बिना अपना रूप बदले आया। वह अपने आत्मिक जानवरों को भी साथ लाया और यंग फ्लेम नॉन की गाड़ी पर सवार होकर सीधे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर पहुंच गया। मानो उसे डर था कि यंग फ्लेम कबीले को पता ही नहीं चलेगा कि वह यहाँ है। अजूर विलो ने आह भरी। दरअसल जब उसने सुना कि यंग फ्लेम कबीला आएगा तो उसने भी आने की जिद की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह सीधे यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ खड़ा हो रहा है। मुझे कहना होगा, वह वाकई बहुत दुस्साहसी है। क्या वह बहुत खतरे में नहीं है? राजकुमारी शियू ने जल्दी से कहा। इस जी निंग ने यंग फ्लेम कबीले के खजाने हासिल कर लिए हैं। उसके पास जरूर कुछ सुरक्षात्मक खजाने होंगे, अजूर विलो ने कहा। और यंग फ्लेम नॉन को मार पाने का मतलब है कि वह एक असाधारण व्यक्ति है। उसकी शक्ति को देखते हुए यंग फ्लेम के लिए उसे शाही राजधानी में मारना वाकई मुश्किल होगा। राजकुमारी शियुए तुरंत शांत मन की स्थिति में आ गई। उसने सिर हिलाया। ठीक है, शाही रक्षक पूरी शाही राजधानी पर लगातार नजर रखते हैं। जैसे ही युद्ध शुरू होगा वे तुरंत टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है,
तो अगर यंग फ्लेम कबीला जीनिंग को मारना चाहता है तो उन्हें शायद डेथस्वॉन भेजना होगा, और एक ऐसा डेथस्वॉन जो उसे एक ही सांस में मार सके। इस तरह के डेथस्वॉन को ढूंढना। एजियोर विलो ने अपना सिर हिलाया। मुश्किल, बहुत मुश्किल। उसे कम से कम एक सर्वोच्च लूज इमॉर्टल तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा संभावना है कि एक सर्वोच्च लूज इमॉर्टल भी उसे एक ही सांस में नहीं मार पाएगा। आखिरकार जीनिंग ने पहले ही युद्ध में इतना पराक्रम दिखाया है कि यंग फ्लेम नोंग और एक प्राइमल लेवल फेंट गॉड को मार सके। राजकुमारी शियू भी हंस पड़ी। उसे अचानक अपने इस चचेरे भाई पर गर्व महसूस हुआ। उसका चचेरा भाई वाकई बहुत शक्तिशाली था। रात काफी हो चुकी थी। रात के आकाश में तारे दिखाई देने लगे थे। तारों की रोशनी आपस में जुड़कर तारों की किरणें बना रही थी। एक लंबा, दुबला पतला, संकरी आंखों वाला बूढ़ा आदमी तारों की रोशनी से घिरा हुआ आकाश में टहल रहा था। वह पैट्रियार्क आर्किनम था। उसके नीचे एक शांत, एकांत पर्वत श्रृंखला थी। तैरते बादल, पैट्रियार्क आर्किनम बोला, और उसकी आवाज तुरंत पहाड़ों से गुजरते हुए गूंज उठी। जल्द ही पहाड़ों के भीतर से एक आकृति उभरी। यह एक गंजा बूढ़ा आदमी था। पैट्रियार्क आर्किनम को देखते ही गंजे बूढ़े ने तुरंत सम्मान से सिर झुकाया। फ्लोटेक्लाउड पैट्रियार्क को अपना सम्मान अर्पित करता है। आपने कितने सालों तक प्रशिक्षण लिया है? पैट्रियार्क आर्किनम ने शांति से पूछा। 128, 113 वर्ष हो चुके हैं, गंजे बुजुर्ग ने आदरपूर्वक कहा। बुरा नहीं है, हर 1,00,000 साल एक बड़ी उपलब्धि होती है। कई लूज इमॉर्टल्स 1,00,000 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, पैट्रियार्क आर्किनम ने कहा। गंजे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा, उस साल जब मुझे विपत्ति का सामना करना पड़ा तो मेरा आदिम आधार क्षतिग्रस्त हो गया था। ये सब कबीले की मदद की बदौलत ही था कि मैं अपना आधार जल्दी से बहाल कर पाया, जिससे मैं अब तक जिंदा हूँ। हालांकि मैं लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गया हूँ। हर परीक्षा और विपत्ति मेरे लिए एक बड़ा खतरा है। मैं पुनर्जन्म लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं ऐसा करने में असफल हो जाऊंगा। पुनर्जन्म जरूरी नहीं कि सफल ही हो। अगर कोई भाग्यशाली हो तो शायद सफल हो, लेकिन कुछ लोग असफल भी हो सकते हैं। आखिरकार पाताल लोक कोई दयालु और सौम्य जगह नहीं थी। पैट्रियार्क आर्किनम ने कहा, मैं तुम्हें पुनर्जन्म का धार्मिक आदेश दे सकता हूँ। पुनर्जन्म का धार्मिक आदेश? गंजे बुजुर्ग के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य और खुशी का भाव प्रकट हुआ। धार्मिक आदेश 3 लोगों की प्रमुख शक्तियों द्वारा जारी किए गए आदेश थे। यहाँ तक कि पाताल लोक भी प्रमुख शक्तियों के धार्मिक आदेशों को स्वीकार करता था। यंग फ्लेम कबीले के लिए भी ऐसे आदेश अत्यंत मूल्यवान थे। आखिरकार वहाँ बहुत अधिक संख्या में लूज इमॉर्टल थे। पूरे यंग फ्लेम कबीले में 1,000 से ज्यादा लूज इमॉर्टल थे। मुझे आपसे कुछ हासिल करने की आवश्यकता है, पैट्रियार्क आर्किनम ने कहा। कृपया मुझे निर्देश दें, कुलगुरु, गंजे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। उसने पहले भी कुल से बार बार विनती की थी, लेकिन कुल ने उसे पुनर्जन्म का धार्मिक आदेश नहीं दिया था। अब जब कुलगुरु स्वयं आए हैं और कहा है कि वे पुनर्जन्म का धार्मिक आदेश देंगे, तो इसमें जरूर कोई बड़ा मामला होगा। तुम्हें पता है कि जीनिंग ने मेरे बच्चे नोन को मार डाला? पैट्रियार्क आर्किनम ने शांति से कहा। हाँ, गंजे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। उसे कैसे पता नहीं चलता? यंग फ्लेम नोन का अगला गॉडप्लम ड्यूक बनना लगभग तय था, और उसके पास एक फेंट गॉड अंगरक्षक भी था। कुलपति के दिल में उसका दर्जा उस भीले अमर से कहीं ज्यादा ऊंचा था जिसका जीवन लगभग समाप्त हो रहा था। वह जीनिंग इस समय ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में है। पैट्रियार्क आर्किनम ने निर्देश दिया, तुम्हें वहां जाकर जीनिंग को मारना है, फिर पुनर्जन्म लेना है। शाही राजधानी? गंजे बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। शाही राजधानी में किसी को मारना, जीनिंग को मारना, यह कोई आसान काम नहीं था। आखिरकार जीनिंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यंग फ्लेम नोंग और एक आदिम स्तर के राक्षस दोनों को मार डाला था। जीनिंग को मारना बहुत मुश्किल था, और शाही राजधानी में किसी को मारना बेहद कष्टदायक था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो शाही रक्षक उसकी आत्मा को भी पकड़ कर ले जाते। सबसे ज्यादा संभावना यही होती कि उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाती। मैं तुम्हें तैयारी के लिए समय देता हूँ। तुम्हें जो भी खजाना चाहिए उसे खरीद लो या उसका आदान प्रदान कर लो। हालांकि मैं चाहता हूँ कि तुम 3 दिनों के भीतर जीनिंग को मार डालो, पैट्रियार्क आर्किनम ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उसने अपने हाथ में एक सुनहरा स्क्रॉल निकाला। ये पुनर्जन्म का धार्मिक आदेश है। अगर तुम स्वर्ग के ताऊ की शपथ खाओ तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। सुनहरे धार्मिक आदेश को देखकर गंजा बुजुर्ग थोड़ा हिचकिचाया। उसने सोचा कि उसके पास काफी खजाने हैं, वह उन्हें बेचकर कुछ खास शक्तिशाली चीजें खरीद सकता है, और चूंकि पैट्रियार्क आर्किनम स्वयं आए थे इसलिए संभवतः उनके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्ग के ताऊ साक्षी बने, मैं फ्लोटेक्लाउड 3 दिनों के भीतर जीनिंग को मार डालूंगा और यंग फ्लेम कबीले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूँ तो मेरी आत्मा चकनाचूर हो जाए। गंजे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए शपथ ली। बहुत बढ़िया, पैट्रियार्क आर्किनम ने सिर हिलाया, फिर लापरवाही से हाथ हिलाया, जिससे सुनहरा स्क्रॉल आगे की ओर उड़ गया। गंजे बुजुर्ग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अपनी बात कहने के बाद पैट्रियार्क आर्किनम एक कदम आगे बढ़ा और फिर रात के आकाश के अनगिनत तारों में गायब हो गया। पुस्तक 11, अध्याय 14, वुडपास से पहली मुलाकात। स्वर्गीय खजानों का पहाड़। फॉर्चून स्पीक्स की 9 चोटियों के चारों ओर मंडराते बादल। बादलों के ऊपर दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए दुर्जेय आकृतियां थीं। ये सचमुच एक ऐसी जगह थी जहां मछलियां ड्रैगन के साथ तैरती थीं। साथ ही दाववादी जीनिंग बैंगनी वस्त्र पहने यूक्यूई अभी अभी निंग के घर पहुंची थी। ओह, निंग ने उसे एक नजर देखा।
इससे पहले उसने इस आदमी को 13 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तत्व सार का खजाना बेचा था। निंग इससे काफी संतुष्ट था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, साथी ताओवादी यूकी, आओ मेरे साथ कुछ प्याले शराब पियो। कोई जरूरत नहीं है, यूक्यूई ने हंसते हुए कहा, फिर फुसफुसाया, मैं आपको सूचित करने आया हूँ साथी ताओवादी जी निंग कि यंग फ्लेम कबीले के लोग आ गए हैं। यंग फ्लेम कबीले के लोग आ गए हैं। निंग की आंखें चमक उठीं। कहाँ? ठीक है, कहाँ? छोटी किंग की आंखें भी चमक रही थीं। यूक्वी दंग रह गई। जब इन दोनों ने यंग फ्लेम कबीला शब्द सुना तो मानो उन्हें अपना शिकार मिल गया हो। ठीक वहीं यूक्वी ने दूर एक पर्वत शिखर की ओर तिरछी नजर डालते हुए आंखों से इशारा किया। उन्हें देख रहे हो, वह समूह जो अभी अभी उस पर्वत शिखर से उड़ा है। नौकरानी को मिलाकर कुल 9 हैं। निंग तुरंत यूक्वी के पीछे पीछे गया। उसने तुरंत लोगों के एक समूह को उड़ते हुए देखा। समूह का नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का आदमी कर रहा था, जिसकी आभा अद्भुत थी और जिसके लंबे खुले बाल थे। उसके साथ 2 युवक थे। उसके साथ जो लोग थे वे सभी पहरेदार, नौकर और नौकरानियां थे। यंग फ्लेम शुई। निंग की आंखें सिकुड़ गईं। जादुई खजाने बेचने के बाद निंग ने कई खुफिया रिपोर्टें खरीदी थीं, जैसे यंग फ्लेम कबीले और शाही राजधानी की विभिन्न शक्तियों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट। संक्षेप में, निंग ने यंग फ्लेम कबीले के सभी दुर्जेय पात्रों को पहले ही याद कर लिया था जिनका जिक्र खुफिया रिपोर्टों में किया गया था। यंग फ्लेम शुई एक 0 स्तर का पृथ्वी अमर था। यंग फ्लेम कबीले द्वारा उसका पालन पोषण किया जा रहा था और उसके दिव्य अमर बनने की अच्छी संभावना थी। दरअसल उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह गॉडप्लम ड्यूक बनने की भी परवाह नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिसके पास दिव्य अमर बनने का सच्चा मौका होता था, उसके पास आमतौर पर कबीले के विभिन्न मामलों की देखभाल करने का समय नहीं होता था। गॉडप्लम ड्यूक बनने का मतलब था कि व्यक्ति को कई काम करने होंगे और अपना ध्यान बांटना होगा। तुमने उसे पहचाना? यूक्वी धीरे से हंसी। ये यंग फ्लेम शुई अपने बेटे यंग फ्लेम जुन के साथ हैं। उन्होंने दक्षिणी समुद्र के अडेप्ट वुडपास को अपने यहाँ रात के खाने पर आमंत्रित किया है। उन्होंने सीधा वुडपास को आमंत्रित किया है। निंग ने हैरानी से कहा, यंग फ्लेम शुई का दर्जा असाधारण है। वह वास्तव में एक वांशियांक सिद्ध को रात्रिभोज पर आमंत्रित कर रहा है, और वह भी दक्षिणी समुद्र से। यूक्वी हंसा। साथी ताओवादी जी निंग, आप समझ नहीं रहे हैं। दक्षिणी समुद्र अतुलनीय रूप से विशाल और शासन करने में कठिन है। इसलिए उस क्षेत्र में साधकों के बीच युद्ध अत्यंत अराजक और भयंकर होते हैं। हालांकि इस अराजक क्षेत्र ने कुछ असाधारण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। सीधा वुडपास को इस स्थान के सबसे श्रेष्ठ वांजियांक सिद्धों में से एक कहा जा सकता है। सर्वोच्च। निंग चौंक गया। दक्षिणी समुद्र, वह अनंत जल से भरा एक स्थान था जहां अनेक द्वीप और साधक थे और जिसका आकार कई सेनापतियों के बराबर था। किसी को इस स्थान पर वांजियांक के सबसे श्रेष्ठ सिद्धों में से एक कहना बहुत बड़ी बात थी। अडेप्ट वुडपास उन लोगों में से एक है जो अमर भाग्य के सम्मेलन में प्रथम स्थान के लिए लड़ने आए हैं, यूक्वी ने धीरे से कहा। 300 साल पहले अडेप्ट वुडपास पहले से ही एक आदिम ताओवादी को मारने में सक्षम था। उसने 3 शताब्दियों से भी पहले एक आदिम ताओवादी को मार डाला था। निंग को बहुत धक्का लगा। यह वुडपास अमर नियति के सम्मेलन के लिए 3 शताब्दियों तक खुद को वांशियांक निपुण स्तर पर बने रहने के लिए मजबूर कर पाया। पास में खड़ा छोटा किंग चौंक कर बोला, मैंने उसके जैसे संकी लोगों के बारे में सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच किसी से टकरा जाऊंगा। सौभाग्यवश प्रत्येक बादल ऐसी संरचनाओं से घिरा हुआ था जो ध्वनि को अवरुद्ध कर रही थीं। निंग का दिल अब भी धड़क रहा था। उसने 300 साल पहले आदिम ताओवादियों को मारा था, तो अब वह कितना शक्तिशाली होगा। अडेप्ट वुडपास बेहद मशहूर हैं, यूक्वी ने जल्दी से कहा। 200 साल पहले उन्होंने अपना प्राइमल ट्विन बनाया था। प्राइमल ट्विन? निंग ने चुपचाप इसे याद कर लिया। कुछ दशक पहले उसका प्राइमल ट्विन वास्तव में 0 स्तर तक प्रशिक्षित होकर एक पृथ्वी अमर बन गया। यूक्यू ने कहा। उसने दक्षिणी समुद्र में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया और वहां अक्सर दाव पर व्याख्यान देता है, न तो राक्षसों को और न ही मनुष्यों को। वह अक्सर दाव पर व्याख्यान देता है, जिससे उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ती जा रही है। और बाहरी दुनिया को जो पता है, उसके अनुसार 6 से ज्यादा लूज इमॉर्टल्स उसके कारण पहले ही मर चुके हैं। जी निंग, अंकल वाइट और लिटिल किंग ये सुनकर पूरी तरह से दंग रह गए। क्या पागल है? उसका असली शरीर तो सिर्फ वांजियांक सिद्ध स्तर का है, लेकिन उसके प्राइमल ट्विन ने वास्तव में 0 स्तर तक प्रशिक्षण लेने और पृथ्वी अमर बनने का साहस किया। लिटिल किंग ने चौंक कर कहा। 300 साल? क्या उसे 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों का डर नहीं है? निंग ने कहा, इतने पागलपन भरे तरीके से काम करने की हिम्मत करना। या तो वह पागल है या फिर वह एक अद्वितीय राक्षस है। एक प्राइमल ट्विन के लिए 0 स्तर तक प्रशिक्षण लेना और पृथ्वी अमर बनना वास्तव में बेहद खतरनाक था, जबकि उसका असली शरीर एक वांशियांक सिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब कोई विपत्ति या कष्ट आता था तो उस परीक्षा की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से जुड़ी होती थी। एक पृथ्वी अमर के लिए विपत्ति या कष्ट कितना भयानक होगा, ये भयानक परीक्षा असली शरीर और प्राइमल ट्विन दोनों पर एक साथ आती थी। प्राइमल ट्विन तो बच सकता था, लेकिन अगर मूल शरीर बहुत कमजोर हो तो वह ऐसा नहीं कर पाता। अडेप्ट वुडपास का प्राइमल ट्विन कुछ दशक पहले पृथ्वी अमर स्तर तक पहुंच गया था। हो सकता है कि उस समय तक उसने अपनी विपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली हो। यूक्वी ने हंसते हुए कहा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि उसका असली वांशियांक स्तर का शरीर एक 0 स्तर के पृथ्वी अमर के लिए निर्धारित परीक्षा पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया।
बात तो सही थी। हालांकि निपुण वुडपास वाकई समझ के उच्च स्तर पर है। वह सार्वजनिक रूप से दाव पर व्याख्या करने का साहस करता है और बाहरी दुनिया कम से कम 6 ऐसे लूज इमॉर्टल्स के बारे में जानती है जो उसके कारण मारे गए। शाही राजधानी में उसे सार्वजनिक रूप से नंबर 1 पद के दावेदारों में से एक माना जाता है। यूक्वी ने आह भरी, वह पहले से ही इतना दुर्जेय है। अगर उसका असली शरीर त्रिलोक की किसी प्रमुख शक्ति का प्रशिक्षु बन जाए और उससे भी उच्च स्तर की तकनीकें और दिव्य क्षमताएं सीख ले तो वह निश्चित रूप से उसके आदिम जुड़वां से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। साथ ही दाववादी यूक्यूई निंग ने जल्दी से कहा, अमर भाग्य के इस सम्मेलन के संबंध में कुछ सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए दुर्जेय आंकड़ों के बारे में खुफिया रिपोर्ट होनी चाहिए, है ना? ठीक है, यूक्वी ने सिर हिलाया। हालांकि सिर्फ कुछ ज्यादा प्रसिद्ध लोगों के बारे में। आखिरकार ग्रैंड जिया साम्राज्य बहुत विशाल है। इसके भीतर छिपे सभी राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के बारे में कोई नहीं जानता। उदाहरण के लिए आप, साथ ही ताओवादी जीनिंग। यंग फ्लेम नॉन्ग को मारने से पहले शाही राजधानी में किसी ने भी आपके बारे में कभी सुना तक नहीं था। ग्रैंड जिया साम्राज्य दुबके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन का घर है। निपुण वुडपास सबसे संभावित दावेदारों में से एक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्या कोई और भी भयानक प्रतिभा उभर सकती है। यूक्वी ने गहरी भावना से आह भरी। निंग ने भी सिर हिलाया। मुझे इस अमर नियति सम्मेलन और इसमें भाग लेने वाले कुछ दुर्जेय वांशियांग सिद्धों के बारे में खुफिया रिपोर्ट चाहिए। मैं इसे शीघ्र ही पहुंचा दूंगी, यूक्वी ने हंसते हुए कहा और फिर चली गई। अभी भी बादल के ऊपर बैठे जीनिंग, अंकल व्हाइट और लिटिल किंग सभी को ऐसा लग रहा था कि अमर भाग्य का ये सम्मेलन जीतना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि उसका प्राइमल ट्विन भी शून्य स्तर का पृथ्वी अमर है, और फिर भी वह बेशर्मी से अपने असली शरीर को वांगसियांग स्तर पर रखने पर जोर देता है। लिटिल किंग ने क्रूरता से बड़बड़ाया। खैर, वह त्रिलोक के एक सचमुच दुर्जेय व्यक्ति का प्रशिक्षु बनना चाहता है, निंग ने हंसते हुए कहा। ये बात तो सही है। कहावत है, एक शिक्षक आपको द्वार तक पहुंचा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण स्वयं पर निर्भर करता है। हालांकि प्रशिक्षण वास्तव में व्यक्ति पर निर्भर करता था, फिर भी उसे कम से कम द्वार तक मार्गदर्शन के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती थी। अगर किसी के पास एक अच्छा गुरु होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। हालांकि निंग कभी भी ताओवादी त्रिजीवन से नहीं मिला था, फिर भी ताओवादी त्रिजीवन ने उसके लिए दिव्य क्षमता हॉल, वारगॉड हॉल और तार्कीय हॉल की व्यवस्था की थी। ऐसा लग रहा था मानो ताओवादी त्रिजीवन स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। दूसरे क्षेत्र में दक्षिणी समुद्र में हमारी आखिरी जुदाई को 1 सदी से भी ज्यादा हो गया है। अब साथ ही ताओवादी, तुम शाही राजधानी में आ गए हो। हा हा हा। लंबे बालों वाली यंग फ्लेम शियुशुई भावुक होकर हंस पड़ी। जब मैं सोचती हूँ कि तुम अमर भाग्य के सम्मेलन में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कैसे करोगे और कैसे त्रिलोक की कुछ प्रमुख शक्तियाँ तुम्हें खोज लेंगी और शायद तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगी, तो मैं तुमसे ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाती। मुझे लगता है कि मुझे भी वांशियांक स्तर पर कुछ और साल रुकना चाहिए था। सीधा वुडपास एक युवा की तरह दिखते थे। उनका रूप रंग सरल और ईमानदार था, लेकिन ये सरल और ईमानदार दिखने वाला युवक पूरे दक्षिणी समुद्र में जाना जाता था। उन्होंने अकेले यात्राएं की थीं, एक जबरदस्त प्रतिष्ठा अर्जित की थी और खुलेआम दाव पर व्याख्यान दिए थे। अनगिनत अमर साधक और दिरराशिस उनका सम्मान करते थे। साथ ही दाववादी शियुशुई, तुम समझ नहीं रहे हो, वांशियांक सिद्ध स्तर पर बने रहना बेहद दुखद है। सीधा वुडपास ने आह भरते हुए कहा, मेरे असली शरीर का आधार मेरे प्राइमल ट्विन के आधार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आखिरकार मेरा प्राइमल ट्विन तो सिर्फ एक की रिफाइनर है, जबकि मेरा असली शरीर मुख्य रूप से एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है। फिर भी मैं आगे बढ़ने से बचता रहता हूँ। इतने लंबे समय तक ऐसा करने के बाद इसने वास्तव में मेरे दिल पर एक साया डाल दिया है। हाल ही में आए आपदा में जब मेरा प्राइमल ट्विन अपने चरम प्राइमल स्तर पर था, मानसिक हमले असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। मानसिक हमलों के प्रलोभनों के कारण मैं लगभग मर ही गया था। यंग फ्लेम शियुशुई ने सिर हिलाया। दूसरे लोग सिर्फ तुम्हारी महिमा देखते हैं और अमर नियति के सम्मेलन में तुम्हें शक्ति से चमकते हुए देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि तुमने कैसे दांत पीसकर पिछली 3 शताब्दियों का कष्ट सहा है। 3 शताब्दियों तक अपनी शक्ति को बलपूर्वक दबाने का जो साया तुम्हारे हृदय पर पड़ा है, वह कितना भयावह होगा। पिताजी, उनके बगल में खड़ा एक सुंदर युवक अचानक चिल्लाया। यंग फ्लेम शियुशुई ने अपने बेटे की ओर देखा। क्या मुझे भी 3 शताब्दियों तक इंतजार करना चाहिए? सुंदर युवक ने पूछा। तुम 3 शताब्दियों तक भी इंतजार करो, कोई उम्मीद नहीं है। अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो। अगर तुम 0 स्तर के पृथ्वी अमर बन पाए तो मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का धन्यवाद करना होगा। यंग फ्लेम शियुशुई ने हार मानकर सिर हिलाया। उसका बेटा अपनी क्षमता के स्तर पर अमर भाग्य के सम्मेलन में भाग लेना चाहता था। अतीत में शियुशुई ने भी हार मान ली थी। ऐसे अनगिनत राक्षस थे जो वर्षों से अपनी शक्ति का दमन कर रहे थे, सम्मेलन के दौरान स्वर्ग तक पहुंचने के इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुंदर युवक ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि वह भी अपने पिता और अडेप्ट वुडपास के बीच बातचीत में शामिल था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से निचले स्तर पर था और इसलिए ऊबकर उसने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर दूर एक बादल पर पड़ी। बादल के ऊपर एक फर पोशाकधारी युवक, एक बर्फीले सफेद कुत्ते और एक नीले वस्त्र पहने युवती खड़ी थी। फर पोशाकधारी युवक वास्तव में एक किताब पकड़े हुए उसे पढ़ रहा था। क्या वह? सुंदर युवक आंखें फाड़कर देखने लगा। जी नहीं पिताजी, पिताजी जल्दी देखिए, सुंदर युवक ने तुरंत पुकारा। यंग फ्लेम शियुशुई ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ाईं। जब वह बोल रहा था तो उसके बेटे ने उसे बीच में ही टोक दिया था। जाहिर है वह काफी नाराज था।
जल्दी देखो, जी निंग, ये जी निंग है जिसने यंग फ्लेम नॉन को मारा था। सुंदर युवक ने निंग की ओर इशारा किया। यंग फ्लेम शियुशुई और अडेप्ट वुडपास दोनों ने उस दिशा में देखा। उन्होंने तुरंत दूर फर पोशाक पहने एक युवक को देखा। उसका रूप, उसके कपड़े और उसके साथ एक व्हाइट वाटर हाउंड और एक नीले वस्त्र पहने युवती भी है। क्या वह सचमुच जी निंग हो सकती है? यंग फ्लेम शियुशुई ने भौहें चढ़ाईं। यंग फ्लेम कबीला इस पूरे समय जी निंग का पीछा करता रहा था। हालांकि वे इस तरह के मामले में यंग फ्लेम शियुशुई को परेशान नहीं करेंगे। फिर भी उसके मन में अपने कबीले पर गर्व था और स्वाभाविक रूप से वह बाहरी लोगों को इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा। क्या वह सचमुच वही हो सकता है? यंग फ्लेम शियुशुई ने धीरे से कहा। उसने शाही राजधानी में आने की हिम्मत की। जी निंग क्या योजना बना रही है मेरे यंग फ्लेम कबीले को चुनौती देने के लिए? निपुण वुडपास ने भी देखा, फिर हंसा। मैंने सुना है कि जी निंग बहुत ही जबरदस्त है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी अमर भाग्य के सम्मेलन में भाग लेने आया हो? पुस्तक 11, अध्याय 15, खजाने की नीलामी में प्रसिद्धि की चाहत। उसे, यंग फ्लेम शियुशुई ने सिर हिलाया। उसे सिर्फ 30 साल की ट्रेनिंग मिली है। अपनी शक्ति की नींव पूरी तरह से जमाने से पहले ही अमर भाग्य के सम्मेलन में सबको चौंकाने की कोशिश करना, वह तो बस सपना देख रहा होगा। उसके बगल में उसके बेटे ने दांत पीसते हुए कहा, पिताजी, जी निंग हमारे यंग फ्लेम कबीले पर कदम रखकर प्रसिद्ध हुआ है। अपने कबीले की प्रतिष्ठा की खातिर हमें उसे मार देना चाहिए। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यंग फ्लेम शियुशुई ने अपने बेटे की ओर देखा। यंग फ्लेम शियुशुई, निपुण वुडपास, राजकुमारी शियुए और परी अजूर विलो सभी निंग पर ध्यान दे रहे थे और फॉर्चून पीक्स पर मेहमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये सभी मेहमान खजाने की नीलामी में भाग लेने आए थे। उनमें एक गंजा बुजुर्ग भी था। वह अकेले ही एक बादल के पास गया, फिर कमल की मुद्रा में बैठ गया। जी निंग, गंजे बुजुर्ग ने निंग को, जो एक अलग पहाड़ के चारों ओर दूर बादल पर बैठी थी, तिरछी नजर से देखा। अगर मैं जी निंग को मार दूं, तो मेरा पुनर्जन्म होगा। अगर मैं उसे नहीं मार पाया, तो मेरी आत्मा चकनाचूर हो जाएगी। वह गंजा बुजुर्ग अमर फ्लोटे क्लाउड था, जिसे पैट्रियार्क आर्किनम ने यह मिशन सौंपा था। हालांकि वह 10,000 साल से भी ज्यादा समय से शाही राजधानी से दूर था और राजधानी में बहुत कम लोग उसे पहचान पाते थे। फिर भी अमर फ्लोटे क्लाउड ने अपना रूप बदल लिया था और अपनी आभा बिखेर ली थी। अमर फ्लोटे क्लाउड वहीं खड़ा था। हालांकि वह बेपरवाही से शराब पी रहा था। उसने जगह बिल्कुल सही चुनी थी। अपनी आंखों के कोने से वह निंग की हरकतों पर साफ ध्यान दे सकता था। स्वर्गीय निधि पर्वत का मुख्य मुख्यालय। यहाँ सुरक्षात्मक मंत्रों की परतें हैं और कई अमर पहरेदार हैं। स्वर्गीय निधि पर्वत के भीतर जी निंग को मारना असंभव। अमर फ्लोटे क्लाउड सोच रहा था कि क्या करे। दरअसल वह सीधे निंग के पास जाकर उसे मारना चाहता था, फिर तुरंत आत्मा विस्फोट करके पुनर्जन्म लेना चाहता था। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, जैसे ही वह हमला करता, पलक झपकते ही स्वर्गीय खजाने के पहाड़ की संरचनाएं सक्रिय हो जाती। जी निंग को मार पाना लगभग नामुमकिन था। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह स्वर्गीय खजाने पर्वत मुख्यालय से बाहर नहीं निकल जाता। एक बार जब वह बाहर निकल जाएगा, बाहरी सड़कों पर, अमर फ्लोटे क्लाउड सोचता रहा, वहां कोई प्रतिबंधात्मक संरचना नहीं होगी। मैं तब अपना कदम बढ़ा सकता हूँ। जहाँ तक शाही रक्षकों की बात है, हालांकि वे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, फिर भी उन्हें थोड़ा समय लगेगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीने दूंगा। अमर फ्लोटे क्लाउड का दाव हृदय इस समय परम संकल्प से भरा हुआ था। उसके मन में कोई भी विरोधाभासी विचार नहीं था। उसका बस एक ही विचार था, जी निंग को मारना, फिर पुनर्जन्म लेना। निंग उस खुफिया रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ रहा था जो यूक्वी लेकर आया था। इस रिपोर्ट में पूरी शाही राजधानी के सभी प्रसिद्ध वांशियांक सिद्धों का विवरण था। वास्तव में ऐसे कई व्यक्ति थे जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि इस अमर भाग्य सम्मेलन में उनकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा है। शाही कुल के जियामांग जिशान, कांगवू कुल के कांगवू जियू, जियांगटियन कुल के जियांगटियन जियाओ, यंग फ्लेम कुल के यंग फ्लेम जुवान, दक्षिणी समुद्र के सिद्ध वुडपास, पूर्वी समुद्र के सिद्ध रेड बाम्बू। इन सभी व्यक्तियों की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से वांजियांग के सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के रूप में सराहा गया था। हालांकि श्वेत श्याम महाविद्यालय के स्लोपी ताओवादी जैसे लोगों का भी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया था, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से निचले स्तर पर रखा गया था। स्लोपी ताओवादी को स्टिलवाटर कमांडरी के सर्वोच्च वांजियांग सिद्धों में से एक ही माना जा सकता था। हालांकि सिद्ध वुडपास, कांगवू जियू और आगे सूचीबद्ध अन्य लोग इस पूरे प्रमुख विश्व में सबसे श्रेष्ठ थे। मैं भी इसमें शामिल हूँ। निंग ने पलटकर हंसते हुए कहा, मेरी मुख्य युद्ध उपलब्धि असल में यंग फ्लेम नोंग और एक आदिम स्तर के राक्षस देवता की हत्या है। अगर उसने यंग फ्लेम नोंग और उसके सेवक को नहीं मारा होता तो निंग की प्रशिक्षण अवधि बहुत कम थी और तार्किक रूप से वह इस खुफिया रिपोर्ट में शामिल ही नहीं होता। अचानक उसके पीछे खड़ी नौकरानी आगे बढ़ी। निंग ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराई और बोली, आदरणीय, खजाने की नीलामी शुरू होने वाली है। क्या आप इसमें भाग लेंगे? अगर आप भाग लेंगे तो कृपया 5,000 किलोग्राम जमानत के तौर पर दे दीजिए। अगर आप भाग नहीं लेंगे तो आपको जाना होगा। खजाने की नीलामी में भाग लेने के लिए जमानत देनी पड़ती है, निंग ने आश्चर्य से कहा, और 5,000 किलोग्राम, ये स्वर्गीय खजाना पर्वत मुख्यालय की आवश्यकता है, दासी ने समझाया। सामान्य खजाना नीलामी में जमा राशि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मुख्यालय द्वारा आयोजित मासिक खजाना नीलामी में ग्रैंड जिया साम्राज्य और यहाँ तक कि कुछ अन्य प्रमुख लोगों से एकत्रित खजाने शामिल होते हैं। सामान्यतः इसमें अत्यंत मूल्यवान खजाने मौजूद होंगे जो अत्यंत दुर्लभ और अनमोल हैं।
ग्राहकों को बेतरतीब ढंग से बोली लगाने से रोकने के लिए जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते या पूरा नहीं करना चाहते। 5000 किलोग्राम द्रवीभूत तत्व सार जमा करना आवश्यक है। अगर कोई बोली लगाता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता है तो हम 5000 किलोग्राम जब्त करके उसे दंडित करेंगे। निंग ने सिर हिलाया। और हाँ, 5000 किलो सोना वापस नहीं किया जाएगा, नौकरानी ने कहा। अडेप्ट, आप इसका इस्तेमाल खजाने की नीलामी में अपनी पसंद का कोई भी खजाना खरीदने में कर सकते हैं। अंत में हम आपके कुल बिल से 5000 किलो सोना काट लेंगे। लगता है कि खजाने की नीलामी में भाग लेने वाले सभी लोगों को, चाहे कुछ भी हो, कम से कम 5000 किलोग्राम देना ही होगा। निंग ने अपनी नजरों से उस जगह को घूरा। यहाँ 1000 से ज्यादा ग्राहक मौजूद हैं। तरलीकृत मौलिक सार की मात्रा कम से कम 5 लाख किलोग्राम होगी। नौकरानी ने कहा, हमने भी कई खजाने तैयार किए हैं। हम? निंग ने सिर हिलाया और फिर एक तावीज निकाला जो उसने पहले अपना खजाना बेचते हुए हासिल किया था। नौकरानी ने उसे स्वीकार कर लिया और फिर एक बार पीछे हट गई। फॉर्चून स्पीक्स की चोटी पर बादलों में नौकरानियां अपने ग्राहकों से बातें करती हुई दिखाई दे रही थीं। कुछ ग्राहक चले गए, लेकिन कुछ अभी भी रुके हुए थे। दरअसल कुछ देर से आने वाले लोग भी थे जो जाहिर तौर पर सिर्फ खजाने की नीलामी के लिए आए थे। यंग फ्लेम कबीला? जी। निंग ने दूर यंग फ्लेम शियुशुई की ओर देखा। लगता है उन्होंने मुझे भी खोज लिया है। मैं शाही राजधानी में इसलिए आई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बारे में जानें। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। निंग इतने खुलेआम और पूरे राजसी परिधान में इसलिए आया था क्योंकि वह मशहूर होना चाहता था। यंग फ्लेम कबीला उसे बेसब्री से ढूंढ रहा था और उसके ठिकाने के बारे में जानता था। हालांकि यंग फ्लेम कबीला के दुश्मनों, जैसे कि काइंड वाटर कबीला जो उनका सबसे ताकतवर दुश्मन था, को शायद निंग के आने की खबर अभी तक नहीं थी। तो वह बस खुद को मशहूर करना चाहता था ताकि खजाने की नीलामी में आए सभी ग्राहकों तक उसके आने की खबर पहुंच जाए। जब ग्रैंड जिया की शाही राजधानी की सभी प्रमुख शक्तियों को पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ, तो जो लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं वे शायद मुझे ढूंढ निकालेंगे। निंग अच्छी तरह जानता था कि यंग फ्लेम कबीले से अकेले लड़ना बेहद मुश्किल होगा। उसे थोड़े बाहरी सहयोग की जरूरत थी, इसलिए उसे मशहूर होना जरूरी था। और भी अच्छा होगा अगर उसका नाम पूरी शाही राजधानी में फैल जाए। कुछ ही पल बाद एक विशाल इंद्रधनुषी रंग का बादल आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक काले बालों वाली युवती खड़ी थी। बादल पर सवार होकर वह सीधे फॉर्चून स्पीक्स की 9 चोटियों के बीच हवा में उड़ गई। सब लोग, काले बालों वाली युवती हंसी, घूमकर और हर दिशा में झुककर प्रणाम करते हुए। मासिक खजाने की नीलामी का समय एक बार फिर आ गया है। इस खजाने की नीलामी का संचालन मैं, फेदरवॉयड, करूंगी। स्वर्गीय खजाने के पहाड़ ने कुल 1360 खजाने तैयार किए हैं, जिनमें से प्रत्येक असाधारण है। उन सभी की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं और उनमें से कई गुप्त क्षेत्रों से आते हैं। कुछ तो खतरनाक क्षेत्रों से भी आते हैं जो त्रिलोक में कहीं और हैं या त्रिलोक से भी परे हैं। हमेशा की तरह हमारे स्वर्गीय खजानों के पहाड़ पर बिकने वाले खजानों के अलावा उपस्थित सभी ग्राहक जिनके पास वे खजाने हैं जिन्हें वे नीलाम करना चाहते हैं, वे हमारी जांच के बाद ऐसा कर सकते हैं। खजानों की नीलामी में केवल 5% कमीशन लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 किलोग्राम तरलीकृत तात्विक सार होगी। ठीक है, अब ये छोटी मोटी बातें बहुत हो गईं। चलिए इस खजाने की नीलामी की पहली चीज से शुरुआत करते हैं। लंबे काले बालों वाली युवती ने अपना हाथ हिलाया और अचानक हवा में ढोल का एक सुनहरा सेट प्रकट हुआ जो शक्ति की लहरों के साथ बह रहा था। बैटलसोल ड्रम्स, स्वर्ग श्रेणी का जादुई खजाना। इसका इस्तेमाल दुश्मनों को घायल करने के लिए किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल आपके हजारों दाव सैनिकों को असाधारण युद्ध शक्ति प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। आरक्षित मूल्य 5000 किलोग्राम। हर बोली कम से कम 500 किलोग्राम ज्यादा होनी चाहिए, काले बालों वाली युवती ने हंसते हुए कहा। 5500 किलोग्राम, 6000 किलोग्राम। खजाने की नीलामी में शामिल होने आए सभी दुर्जेय व्यक्ति अपनी अपनी बोलियां लगाने लगे और एक के बाद एक खजाना खरीदने लगे। जिनके पास 5000 किलोग्राम जमा करने लायक पैसे थे वे सभी असाधारण साधक थे। साधारण आदिम ताओवादी इतनी बड़ी राशि जमा करने को तैयार नहीं होते। निंग वहां बैठा शराब पी रहा था और आराम से देख रहा था। मालिक, क्या आप अभी कुछ करने वाले नहीं हैं? खजाने की नीलामी होते देख लिटिल किम का खून खौल उठा। वह बेहद उत्साहित थी। उतार चढ़ाव मत करो, निंग ने कहा। यंग फ्लेम कबीले ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे जल्दी क्यों करनी चाहिए? और इसके अलावा वहाँ कोई ऐसा खजाना भी नहीं है जिसकी मुझे दिल से चाहत हो। निंग ने जो खजाने बेचे थे वे लगभग सभी या तो विचरिवर इमोर्टल एस्टेट से थे या यंग फ्लेम नोंग से। जहाँ तक इमोर्टल जुहुआ द्वारा छोड़ी गई सचमुच उत्तम वस्तुओं की बात है, निंग उन्हें रोके हुए था और बेचने की कोई जल्दी नहीं थी। यंग फ्लेम नोंग, इमोर्टल विचरिवर, इमोर्टल जुहुआ और पानी के नीचे की संपत्ति के खजानों की जांच पड़ताल करके बपतिस्मा लेने के बाद निंग के मानक अब बहुत ऊंचे हो गए थे। यह अगला खजाना एक संरचना आरेख है। ये संरचना आरेख केकड़ा कछुआ अमर जोड़ी का था। इन दो वृद्ध दिव्य अमर दिराक्षसों ने इसे एक खेल के हिस्से के रूप में बनाया था। मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे कि केकड़ा कछुआ अमर जोड़ी को त्रिलोक की एक प्रमुख शक्ति से विरासत मिली थी और वे संरचनाओं के ताव में असाधारण रूप से कुशल हैं। हालांकि यह इन दो दिव्य अमरों के लिए एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी यह काफी असाधारण है और इसमें संरचनाओं से जुड़े कई गहन रहस्य छिपे हैं। केकड़ा कछुआ अमर जोड़ी ने एक बार कहा था, जो कोई भी इस संरचना आरेख को पूरी तरह से समझ लेता है उसे संरचनाओं का महारथी माना जा सकता है।
काले बालों वाली युवती हंसी। इस संरचना आरेख की न्यूनतम कीमत 25,000 किलोग्राम से शुरू होगी। सभी अपनी बोली लगाएं। केकड़ा कछुआ अमर जोड़ी, सब इस पर चर्चा करने लगे। निंग और अंकल व्हाइट की आंखें भी चमक उठीं। व्हाइट वाटर हाउंड पूरी तरह से संरचनाओं के दाव पर केंद्रित था। निंग को भी संरचनाओं की कुछ हद तक समझ थी। स्वाभाविक रूप से दोनों केकड़ा कछुआ अमर जोड़ी के बारे में जानते थे। केकड़ा कछुआ अमर जोड़ी किंवदंतियों से निकले दो पात्र थे। दोनों दिव्य अमर दिराक्षस थे और कहा जा सकता है कि ग्रैंडजिया साम्राज्य की प्रमुख दुनिया में संरचनाओं के बारे में उनकी समझ का स्तर सर्वोच्च था। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि वे तीनों लोगों की एक वास्तविक प्रमुख शक्ति के प्रशिक्षु थे। उनके लिए यह एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर यही उनके ज्ञान का सार होता तो इसकी कीमत निश्चित रूप से सिर्फ 25,000 किलोग्राम नहीं होती। निंग ने पास खड़े अंकल व्हाइट की तरफ देखा। जाहिर था अंकल व्हाइट काफी उत्सुक और उत्साहित थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो संरचनाओं के ताव पर चला था, वह स्वाभाविक रूप से इस संरचना आरेख के प्रति उत्सुकता से भरा हुआ था। 25,500 किलोग्राम, 30,000 किलोग्राम। इस संरचना आरेख की कीमत तेजी से आसमान छूने लगी। हालांकि संरचनाओं का दाव एक बेहद जटिल और कठिन प्रक्रिया थी, जिस पर बहुत कम ही सच्चे और महान प्रतिभाशाली लोग आगे बढ़ते। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो जानते थे कि उन्हें दिव्य अमर बनने की कोई उम्मीद नहीं है और इसलिए उन्होंने संरचनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। संरचना के ग्रैंडमास्टर काफी डरावने थे और वास्तव में कुछ दिव्य अमर भी थे जो संरचनाओं पर निर्भर थे। फिर भी संरचनाओं का दाव एक कठिन दाव था जिसका पालन करना मुश्किल था। एक एकल संरचना आरेख बहुत महंगा नहीं होता। 40,000 किलोग्राम, यंग फ्लेम शियुशुई ने आखिरकार कहा। ये पहले से ही काफी ऊंची कीमत थी। जो लोग खजाने की नीलामी में आए थे वे सभी काफी समझदार थे और बेतरतीब ढंग से बोली नहीं लगा रहे थे। कोई ऊंची बोली। काले बालों वाली युवती ने आसपास के क्षेत्र की ओर नजर घुमाई। अचानक निंग, जिसने अभी तक बोली नहीं लगाई थी, अचानक बोल पड़ा। 42,500 किलोग्राम। उसने तुरंत कीमत 2,500 किलोग्राम बढ़ा दी थी और कीमत पहले ही काफी ऊंची हो चुकी थी। काले बालों वाली युवती ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। 42,500 किलोग्राम। इससे ज्यादा। हुश हुश हुश। विभिन्न चोटियों के चारों ओर बादलों पर बैठे अतिथि यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बोली लगाने वाला कौन है। ओह, एक फर पहने युवक, एक व्हाइट वाटर हाउंड, एक नीला आकाश सांप। निंग ने खुद को और अधिक पहचानने योग्य बनाने के लिए लिटिल किंग को उसके नीला आकाश सांप रूप में वापस ला दिया। वह फर पहने युवक, क्या वह जी निंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने यंग फ्लेम नॉन्ग की हत्या की थी? जी निंग कौन है? यंग फ्लेम नॉन्ग शाही राजधानी के यंग फ्लेम कबीले के अगले गॉडप्लम ड्यूक स्टिलवाटर कमांडरी में मारे गए। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? उसे मारने वाला जी निंग था जिसने अभी अभी बोली लगाई थी। उसके बगल में खड़े उन दो आत्मिक प्राणियों को देखो और उसके रूप को देखो। इसमें कोई शक नहीं है, यह वही है। उसने यंग फ्लेम नॉन्ग को मार डाला। जी निंग पिछला बोलीदाता यंग फ्लेम कबीले का यंग फ्लेम शियुशुई था। जी निंग यंग फ्लेम शियुशुई के खिलाफ बोली लगाने की जंग में है। फॉर्च्यून स्पीक्स के सभी मेहमानों का ध्यान अब निंग पर था और तुरंत ही पूरे क्षेत्र में बातचीत का माहौल बन गया। यंग फ्लेम शियुशुई का चेहरा देखने में भद्दा लग रहा था। पास खड़े यंग फ्लेम जून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीस लिए और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें आग उगल रही हों। उसने जोर से पुकारा, 45,000 किलोग्राम। पुस्तक 11, अध्याय 16, मोरपंख। 45,000 किलोग्राम। क्रोध से भरी आवाज पूरे फॉर्च्यून स्पीक्स में गूंज उठी, हवा में गूंज उठी। इस पर कई मेहमान भी ध्यान से देखने लगे। उस क्रोध भरी बोली से उन्हें अंदाजा हो गया कि यंग फ्लेम कबीला सचमुच बहुत क्रोधित हुआ होगा। तुम मूर्ख हो, बादल के ऊपर। यंग फ्लेम शियुशुई अपने बेटे की बोली सुनकर उसे घूरे बिना नहीं रह सका। वह मन ही मन उस पर चिल्लाया, क्या तुम नहीं बता सकते कि जी निंग आज अपना नाम कमाना चाहता है? उसने बिना किसी भेष के खुलेआम शाही राजधानी में आने की हिम्मत की है और यहाँ तक कि खजाने की नीलामी में भाग लेने और बोली के दौरान हमारे यंग फ्लेम कबीले के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए स्वर्गीय खजाने पर्वत मुख्यालय में भी आया है। ये सब इसलिए है क्योंकि वह अपना नाम कमाना चाहता है। स्टिलवाटर कमांडरी में नॉर्थमोट कबीले को भी हमारे यंग फ्लेम कबीले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टिलवाटर कमांडरी नहीं है, ये शाही राजधानी है। यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें। वह बस अपना नाम कमाना चाहता है और शाही राजधानी में सबको अपने बारे में बताना चाहता है। जी निंग आगे चलकर वह एक विरोधी शक्ति में प्रवेश करेगा जिससे हमारे यंग फ्लेम कबीले के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना और भी मुश्किल हो जाएगा। यंग फ्लेम शियुशुई ने अपने बेटे की तरफ देखा। पहले तो हम उसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन अब जब तुम उसके खिलाफ बोली लगाने की जंग में हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैंने तो पहले ही बोली लगा दी है। क्यों न हम बोली लगाना बंद कर दें? यंग फ्लेम जून घबराने लगा था। चूंकि हमने बोली लगा दी है इसलिए हम अपना सिर नीचे नहीं झुका सकते, यंग फ्लेम शियुशुई ने कहा। जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं हमें उतना ही ज्यादा सावधान रहना होगा ताकि हमारे यंग फ्लेम कबीले की इज्जत न गिरे। और कुछ मत कहना, मुझे संभालने दो, ठीक है? यंग फ्लेम जून ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। निंग ने जब 45,000 किलोग्राम की बोली सुनी तो वह तुरंत हंस पड़ा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई उसे तकिया दे दे, ठीक उसी समय जब उसे नींद आ रही हो।
वह अपना नाम जगजाहिर करना चाहता था। 45,000 किलोग्राम, इससे ज्यादा कुछ भी। बादल के ऊपर से काले बालों वाली युवती ने पुकारा। अगर कोई और बोली लगा रहा होता तो मैं बस यही कहती कि इसे भूल जाओ, लेकिन चूंकि बोली यंग फ्लेम कबीला लगा रहा है तो मैं, जी निंग, पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। 47,500 किलोग्राम। जी निंग की आवाज भी गूंज उठी, जो 9 चोटियों में गूंज रही थी। तो यह वास्तव में जी निंग है। जी निंग कौन है? जी निंग, जिसने यंग फ्लेम नॉन्ग को मार डाला, खजाने की नीलामी में है। हालांकि पहले कुछ मेहमानों ने निंग को देखा था, लेकिन वे वहां मौजूद कुल लोगों का एक छोटा सा हिस्सा ही थे। अब जब निंग ने इतनी चुनौती भरी आवाज में बात की तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ध्यान देने लगे। मुझे पता था कि वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। यंग फ्लेम शियुशुई का चेहरा बर्फ की तरह जम गया था। जहां तक उसके बेटे यंग फ्लेम जुन की बात है तो उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि उसकी पिछली कोशिश ने निंग को उसका मौका दे दिया था। स्टिलवाटर कमांडरी के छोटे साथी, क्या तुम वास्तव में मेरे यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हो? यंग फ्लेम शियुशुई ने शांति से कहा। 50,000 किलोग्राम। अगर आपके यंग फ्लेम कबीले को ये संरचना आरेख चाहिए तो थोड़ा और तरलीकृत तत्वसार तैयार करें। 60,000 किलोग्राम, निंग ने एक बार फिर कहा। यंग फ्लेम शियुशुई का चेहरा उतर गया। यह एक ऐसा फॉर्मेशन डायग्राम था जिसकी कीमत साफ तौर पर 40 से 50,000 किलोग्राम ही थी, लेकिन इसकी कीमत जबरदस्ती बढ़ा दी गई थी। अगर वह बोली लगाता रहा, चाहे उसे फॉर्मेशन डायग्राम मिले या नहीं, यंग फ्लेम कबीला फिर भी हार जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे इसे हासिल भी कर लेते तो उन्हें इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन अगर वे इसे हासिल नहीं करते तो यह निंग को अपने ऊपर हावी होने देने जैसा होता। 62,500 किलोग्राम, यंग फ्लेम शियुशुई ने गुर्राते हुए कहा। 64,000 किलोग्राम, निंग ने इस बार कीमत ज्यादा नहीं बढ़ाई। मेरे यंग फ्लेम कबीले के पास इस तरह के ढेरों फॉर्मेशन डायग्राम हैं, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। यंग फ्लेम शियुशुई को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत बोली लगाना बंद कर दिया। तुम्हें फॉर्मेशन बनाने का कोई हुनर नहीं है, फिर भी तुम द्वेषवश इतनी ज्यादा बोलियां लगा रहे हो। कितना मजेदार है। हा, सिर्फ 64,000 किलोग्राम क्या होता है? कुछ भी नहीं। तुम्हारे यंग फ्लेम कबीले के यंग फ्लेम नॉन्ग ने मुझे लाखों किलोग्राम तोहफे में दिए हैं। निंग की हंसी गूंज उठी। यंग फ्लेम शियुशुई का चेहरा तुरंत उतर गया। दरअसल उन्हें अच्छी तरह पता था कि जैसे ही उनके बेटे ने 45,000 किलोग्राम की बोली लगाई, उनकी टीम को हर हाल में हार का सामना करना ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जी निंग का मकसद अपना नाम कमाना था। चाहे कुछ भी हो, निंग अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर लेगा। 64,000 किलोग्राम तरल तात्विक सार की कीमत पर केकड़ा कछुआ अमर जोड़ी द्वारा छोड़ा गया निर्माण आरेख जी निंग ने खरीद लिया, और बदले में जी निंग ने उपस्थित अधिकांश अतिथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, खासकर वो आखिरी शब्द कि कैसे तुम्हारे यंग फ्लेम कबीले के यंग फ्लेम नॉन्ग ने मुझे लाखों किलोग्राम का तोहफा दिया। बेहद क्रूर और निर्दयी थे। लगभग सभी उपस्थित मेहमान आपस में बुदबुदाने लगे। लाखों किलोग्राम द्रवित तत्वसार। यंग फ्लेम नॉन्ग शाही राजधानी के 4 ड्यूकलिंग्स में से एक था। उसके पास काफी जादुई खजाने थे। अब जी निंग ने उन सभी को एक ही बार में छीन लिया। मुझे लगता है कि अब उसके पास सचमुच कई मिलियन किलोग्राम खजाने होंगे। मैं यह इच्छा करने लगा हूं कि काश में ही वह व्यक्ति होता जिसने यंग फ्लेम नॉन्ग को मार डाला होता। लाखों किलोग्राम, ये तो अमर श्रेणी का जादुई खजाना खरीदने के लिए भी काफी है। दरअसल हालांकि यंग फ्लेम नॉन्ग अपने साथ आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान खजाने रखता था, लेकिन उसके 3 सबसे कीमती खजानों में से 2, लॉक, स्क्रॉल और ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क, उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे। अब सिर्फ ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील ही बची थी, जो आमतौर पर बाजार में उन लोगों के लिए भी उपलब्ध नहीं थी जिनके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। निंग उसे बेचने को तैयार नहीं था। इतने सारे मेहमानों के बीच राजकुमारी शियुए दूर से निंग को घूर रही थी। उसकी आंखों में कोमलता का भाव था। यह वही नजर थी जो किसी रिश्तेदार को देखते समय होती है। शियुए, क्या तुम जी निंग के प्रति काफी अच्छे स्वभाव वाली हो? परी अजूरविलो हंसी। हाँ, राजकुमारी जियू ने सिर हिलाया। क्या तुम उसे अपने दूल्हे के रूप में लाना चाहती हो? अजूरविलो ने चिढ़ाते हुए कहा। बकवास मत करो, राजकुमारी शियुए ने भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में जवाब दिया। वह जी निंग को सिर्फ एक परिवार के सदस्य, एक छोटे भाई की तरह मानती थी। उससे शादी करने में ये क्या बकवास है? मुझे मानना पड़ेगा, ये जी निंग वाकई बहुत साहसी है। उसने यंग फ्लेम कबीले से सीधे भिड़ने की हिम्मत की है। परी अजूरविलो ने आह भरी। उसने तो ये भी कहा कि यंग फ्लेम नॉन्ग ने उसे लाखों किलोग्राम द्रवीभूत तत्व उपहार में दिए हैं। मैं सोचती हूँ कि जब यंग फ्लेम कबीले ने ये शब्द सुने होंगे तो मुझे नहीं पता कि वे इस समय कितने क्रोधित होंगे। समय बीतता गया। एक के बाद एक खजाने नीलाम होते गए। लगभग 2 घंटे बाद सब लोग। काले बालों वाली युवती की आवाज अचानक ऊंची हो गई। सिर्फ दोस्तों से बातें मत करो। यह अगला खजाना इस खास खजाने की नीलामी में अब तक का सबसे कीमती खजाना है। ये सचमुच एक ऐसा खजाना है जिसे आमतौर पर खरीदा नहीं जा सकता। अगर तुम यह मौका चूक गए तो कौन जाने तुम्हें फिर कभी कोई मौका मिले या न मिले। सभी मेहमान तुरंत उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। निंग ने भी उत्सुकता से देखा। अब तक का सबसे कीमती खजाना। इस नीलामी में अब तक किसी खजाने की सबसे ऊंची बोली 150,000 किलोग्राम से भी ज्यादा लग चुकी थी। यह एक आंतरिक जादुई खजाना है जो स्वर्गलोक से आए एक मोर रूपी देव जानवर ने मरने के बाद छोड़ दिया था। काले बालों वाली युवती ने जोर से पुकारा। और इस मोर रूपी देव जानवर का वंश अतुलनीय रूप से शुद्ध था।
शून्य स्तर तक पहुंचने के बाद भी ये रूपांतरित नहीं हो पाया। क्या? ये सुनकर निंग चौंक गया। शून्य स्तर का पृथ्वी अमर बनने के बाद भी रूपांतरित नहीं हो सका? क्या ये केवल दिव्य अमर बनने के बाद ही रूपांतरित हो सकता है? ऐसा एक देव जानवर। उसने ग्रैंड जिया की इस दुनिया में ऐसे किसी प्राणी के बारे में सुना भी नहीं था। इस मोर रूपी दिरे मॉन्स्टर के आंतरिक जादुई खजाने में 5 पंख थे। काले बालों वाली युवती ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत 5 मोर पंख कहीं से प्रकट हो गए। ये 5 मोर पंख वहां मंडरा रहे थे, शक्ति और बल की एक स्वाभाविक आभा बिखेर रहे थे। एक आग से घिरा था, एक पानी से घिरा था, तीसरा अनंत चिंतन की आभा बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था, चौथा स्वर्णिम ऊर्जा से गूंज रहा था और 5वां एक धुंधली नीली आभा बिखेर रहा था। जब 5 धुएं दिखाई दिए तो आसपास का स्थान तुरंत जम गया सा प्रतीत हुआ। वह है, तुरंत ही पूरे खजाने की नीलामी क्षेत्र में चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगीं। मोर पंचतत्वों से उत्पन्न हुए थे और ऐसे जीवों में भी वे स्वर्ग के प्रिय संतान थे। माना जाता है कि मोर प्रकार के देव जानवरों का वंश जितना शुद्ध होता था, उनके पंखों में पंचतत्वों का सार उतना ही सघन और शुद्ध होता था। कुछ 2 पंख प्रकट करने में सक्षम थे तो कुछ 3। केवल सबसे उत्तम और शुद्ध देव जानवर वंश वाले ही 5 पंख बनाने में सक्षम होते थे। इतने शुद्ध वंश वाला एक मोर देव जानवर निश्चित रूप से किसी फील्ड गॉड से कमजोर नहीं था। शून्य स्तर का एक मोर देव जानवर संभवतः किसी दिव्य अमर के बराबर था। इसके ये 5 पंख स्वाभाविक रूप से 5 तत्वों से संपन्न थे। काले बालों वाली युवती ने हंसते हुए कहा, दुर्भाग्य से ये केवल एक शून्य स्तरीय दिराक्षस था। अगर ये दिव्य अमर स्तर का दिराक्षस होता तो इन 5 पंखों का मूल्य सचमुच बहुत अधिक होता। बहुत संभव है कि दिव्य अमर भी इसके लिए पागल हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर यह मोर देव जानवर दिव्य अमर बन जाता तो ये पंख ऐसी जगह दिखाई ही नहीं देता। वास्तव में हम इसे बेच ही नहीं पाते। सभी ने सिर हिलाया। ये 5 पंख पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कीमती थे। अगर मोर स्वर्गीय कष्ट सहकर दिव्य अमर बन जाता तो उसके पंखों का मूल्य शायद हजारों गुना बढ़ जाता। बहुत संभव है कि बड़े बड़े लोगों के सम्राट भी उसकी चाहत रखते। हालांकि इतने उच्च, दुर्लभ और शुद्ध वंश वाला एक दिव्य अमर मोरदेव जानवर शायद एक साधारण सच्चे अमर के बराबर होगा। वह आसानी से नष्ट नहीं होगा। हालांकि यह केवल एक शून्य स्तरीय पृथ्वी अमर था। ये देखते हुए कि इसका वंश कितना उत्कृष्ट और महान था और इसके 5 पंख 5 तत्वों में कैसे विभाजित थे। अगर इन पंखों का उपयोग किसी जादुई कलाकृति को गढ़ने के लिए किया जाए तो कुछ अन्य चीजों को मिलाकर वे निश्चित रूप से एक अमर श्रेणी का जादुई खजाना उत्पन्न कर सकते हैं। आमतौर पर ये कम से कम एक उच्च श्रेणी का अमर श्रेणी का जादुई खजाना होता, लेकिन अगर आप भाग्यशाली रहे तो आप एक उच्च श्रेणी का अमर श्रेणी का जादुई खजाना भी उत्पन्न कर सकते हैं। काले बालों वाली युवती ने कहा, ये 5 पंख मोर रूपी देव जानवर के आंतरिक जादुई खजाने थे। हालांकि मनुष्यों के लिए इनका उपयोग केवल कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए ही किया जा सकता था। जहाँ तक इनसे एक उच्च स्तरीय अमर श्रेणी का जादुई खजाना बनाने की बात है, ये तो बकवास था। इसके लिए कई अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी और सफलता की संभावना लगभग नगण्य थी। हालांकि वास्तव में एक उच्च स्तरीय अमर श्रेणी का जादुई खजाना बनाने की बहुत अधिक संभावना थी। तरलीकृत मौलिक सार का 10 लाख किलोग्राम आरक्षित मूल्य, प्रत्येक बोली में कम से कम 50,000 किलोग्राम की वृद्धि होनी चाहिए। काले बालों वाली युवती ने पुकारा, 10,50,000 किलोग्राम। मैं ये पंचतत्व मोर पंख ले रहा हूँ। एक प्राचीन आवाज गूंजी। बोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसने एक लंबा भड़कैला वस्त्र पहना हुआ था जो ड्रैकोनिक रूनों से ढका हुआ था। कपड़ों को देखकर कोई भी तुरंत बता सकता था कि यह ग्रैंड जिया के शाही वंश का कोई व्यक्ति होगा। लेकिन खजाने की नीलामी में किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप शाही वंश से हैं या नहीं। मेरा गुरु 5 तत्वों का एक अमर श्रेणी का जादुई खजाना गढ़ने जा रहा है। उसके पास कुछ बुनियादी सामग्रियों की कमी है। 1100,000 किलोग्राम, एक सफेद मूंछों वाले युवक ने हंसते हुए कहा। 1150,000 किलोग्राम, एक और आदमी चिल्लाया। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी से ढका हुआ था। वह लोहे की छड़ जैसा बना हुआ था। 1200,000 किलोग्राम। मुझे अपनी मुसीबतों के लिए पंचतत्व अमरता प्राप्त जादुई खजाना चाहिए। बोलने वाला यंग फ्लेम शियुशुई था। अब तक उसने जी निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वह सीधे पंचतत्वों के पंखों को घूर रहा था। जाहिर है वह उसे हासिल करने के लिए दृढ़ था। 1250,000 किलोग्राम। रेन ड्रैगन गॉडपीक इसे ले जाएगा, एक राक्षसी आभा वाली महिला ने बर्फीली आवाज में कहा, जो आसमान में फैल गई थी। हर एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि असाधारण थी। हालांकि ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के अपने नियम थे और कोई भी इस चीज को जबरदस्ती नहीं ले सकता था। सभी को अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। जिसके पास ज्यादा द्रवीभूत तत्वसार होता वही जीतता। इस तरह की सामग्रियां जिनमें 5 तत्वों का एक आदर्श समूह होता वाकई बेहद दुर्लभ थीं। हो सकता है कि आपको ये सिर्फ एक बार ही मिलें। कोई नहीं कह सकता था कि ऐसी चीजें फिर कब मिलेंगी। आप इन्हें आसानी से नहीं खरीद सकते थे, भले ही आपके पास पर्याप्त द्रवीभूत तत्वसार क्यों न हो। बहुत से लोग उन्हें हासिल करना चाहते थे। निंग भी ऐसा ही चाहता था। 5 तत्वों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित निंग की आंखें चमक रही थीं। मैं स्टासाइजिंग हैंड के 6 चक्रों का प्रशिक्षण लेता हूँ। मुझे 5 तत्वों के सार की आवश्यकता है।
ये 5 पंख और उनमें निहित सार स्टासाइजिंग हैंड की विरासत के आधार पर जो मुझे प्राप्त हुई है और उनमें वर्णित सामग्री निश्चित रूप से अत्यंत उच्च श्रेणी की सामग्री मानी जाएगी। ये 5 पंख एक अत्यंत शुद्ध और उच्च वंश वाले मोरदेव जानवर से उत्पन्न हुए हैं। उनमें निहित 5 तत्वों का सार शायद ये मुझे मेरे स्टासाइजिंग हैंड के तीसरे चक्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगे। 13 लाख किलोग्राम। निंग ने जोर से पुकारा। पुस्तक 11 अध्याय 17। इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक रुकना नहीं। फौरन फॉर्च्यून स्पीक्स पर मौजूद 1000 से ज्यादा दूसरे ग्राहक घूरने लगे। ये समझना जरूरी है कि हालांकि वे भी खजाने की नीलामी में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन असल में वे खजाने खरीदने में लगभग 50,000 किलोग्राम ही खर्च करेंगे। बहुत कम लोग ही 5 लाख किलोग्राम से ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। कई लूज इमॉर्टल्स की कुल संपत्ति शायद इस राशि से भी कम थी और उनकी कुल संपत्ति आमतौर पर उनके जादुई खजानों में ही बंधी होती थी। फॉर्च्यून स्पीक्स पर उपस्थित लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही 1.3 मिलियन किलोग्राम तरलीकृत मौलिक सार की बोली लगाने में सक्षम था। ये फिर से वही जीनिंग है, एकमात्र वानजियांग निपुण। उसने 5 तत्वों के मोर पंख खरीदने की हिम्मत की। क्या उसके पास इतना तरल तत्व भी है? उसने यंग फ्लेम नॉन्ग और एक प्राइमल लेवल फेंट गॉड को मार डाला। यंग फ्लेम नॉन्ग के पास काफी खजाने थे और उस फेंट गॉड के पास भी शायद काफी खजाने थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। निंग ने भी बोली लगाने की हिम्मत दिखाई। ये जानकर सभी दंग रह गए। आखिरकार पिछली 5 बोली लगाने वालों की पृष्ठभूमि असाधारण थी और वे सभी अमर थे। जी निंग, वह तो बस एक वांशियांक सिद्ध था। 1.35 मिलियन किलोग्राम। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के नौजवान, ये सिर्फ कच्चा माल है, कोई असली जादुई खजाना नहीं। अगर तुम इसे खरीद भी लो तो भी यह तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। तुम्हें इसे कई दूसरे कच्चे मालों के साथ मिलाना होगा और एक फोर्जिंग विशेषज्ञ को बुलाकर तुम्हारे लिए एक अमर श्रेणी का जादुई खजाना बनाना होगा। 14 लाख किलोग्राम। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे खजाना मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी निंग सिर्फ एक वांजियांग विशेषज्ञ है। एक साधारण इंसान भी जिसके पास काफी पैसा है बोली लगा सकता है। इस बात की चिंता मत करो कि वह इसे क्यों खरीद रहा है। 15 लाख किलोग्राम। सब लोग इस पर मुझसे लड़ना बंद करो। गुरु को इस तरह के पंचतत्व कच्चे माल की बहुत लंबे समय से जरूरत थी। धीरे धीरे कीमत बढ़ने लगी। निंग को भी दबाव महसूस होने लगा। आखिरकार उसने पहले सिर्फ लगभग 13 लाख किलोग्राम का खजाना बेचा था, फिर भी यह उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। आखिरकार मोर के पंख एक उच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में काम कर सकते थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला उसका एज योरसेल्फ गॉडफायर लैंप कर सके। आखिरकार ये तो बस एक निम्न श्रेणी का अमर श्रेणी का जादुई खजाना था। जी निंग, कीमत आसमान छू दो और उन्हें चौंका दो। अचानक उसके दिमाग में विशालकाय पीले भालू की आवाज गूंजी। अगर वे धीरे धीरे बोली बढ़ाएंगे तो अंतिम कीमत शायद और भी ज्यादा होगी। तुरंत 20 लाख किलोग्राम की बोली लगाओ। निंग थोड़ा हिचकिचाया। वह अपने साथ पानी के नीचे की संपत्ति ले जा रहा था और संपत्ति की आत्मा आसपास के इलाके में हो रही हर गतिविधि को भांप सकती थी। 2 मिलियन किलोग्राम। निंग ने ऊंची आवाज में पुकारा। तुरंत ही फॉर्च्यून स्पीक्स पूरी तरह से शांत हो गया। इससे पहले बोली में वृद्धि धीरे धीरे केवल 50,000 किलोग्राम की वृद्धि के साथ हुई थी। 5 लाख किलोग्राम की यह अचानक वृद्धि बहुत ज्यादा थी। आखिरकार यह कोई वास्तविक अमर श्रेणी का जादुई खजाना नहीं था, बस उसे बनाने के लिए सामग्री थी। उसके पास इतना द्रवीभूत तत्व है। राजकुमारी शियुई मन ही मन चिंतित हो गई। जब उसने निंग को बोली लगाते देखा तो वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा शाही संपत्ति के भीतर ही रहती थी और शायद ही कभी स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर जाती थी। नतीजतन वह लगभग कभी पैसा खर्च नहीं करती थी और इसलिए वह अपने साथ केवल कुछ सुरक्षात्मक खजाने ही रखती थी। इसके अलावा वह खुद भी केवल एक वांशियांक सिद्ध थी। स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई अमर श्रेणी का जादुई खजाना नहीं होगा। वह साहसिक कार्य के लिए बाहर नहीं जाती थी और वह हमेशा शाही राजधानी में ही रहती थी। इस प्रकार उसके पास मौजूद जादुई खजानों का कुल मूल्य यदि बेच दिया जाए तो संभवतः केवल 5 लाख या 10 लाख किलोग्राम तरलीकृत तात्विक सार ही होगा। 2 या 2.5 मिलियन किलोग्राम। यहाँ तक कि कई शाही राजकुमारियां भी इतनी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं थीं। काश दादाजी यहाँ होते, राजकुमारी शियू ने मन ही मन सोचा। उसके दादाजी उसे हर चीज में कितना लाड़ प्यार करते थे। ये देखते हुए अगर वे यहाँ होते तो मोर पंख खरीदना कोई मामूली बात नहीं होती। ये जी निंग, यंग फ्लेम नॉन को मारकर इसने कितना खजाना हासिल किया। पास खड़ी परी अजूरविलो ने आह भरी, पूरी तरह से भावुक हो गई। ये तो मोर के पंखों जैसी चीजों पर भी बोली लगाने की हिम्मत करता है। 20 लाख किलोग्राम। ये तो एक अमर जादुई खजाने को खरीदने के लिए काफी है। जी निंग ने तो बस एक यंग फ्लेम नॉन को मारा था। यंग फ्लेम नॉन की कीमत कितनी रही होगी? जी निंग ने सचमुच 2 मिलियन किलोग्राम की बोली लगाने की हिम्मत की। एक गोरे चेहरे वाले बिना दाढ़ी वाले युवक ने भौहें चढ़ाईं। 20 लाख किलोग्राम। वह आदमी जिसका पूरा शरीर धातु की नीली रोशनी से चमक रहा था भी भौहें चढ़ा रहा था। ये कीमत वाकई बहुत ज्यादा थी। एक शक्तिशाली अमर श्रेणी का जादुई खजाना बनाने के लिए अन्य सामग्रियों की भी जरूरत थी। इसके अलावा एक दिव्य अमर कुलपिता जो कलाकृतियों को गढ़ने में कुशल हो को व्यक्तिगत रूप से इस गढ़ाई की देखरेख करनी होगी, जो कि सस्ता भी नहीं होगा। इन सब खर्चों के बाद ही एक अमर श्रेणी का जादुई खजाना आकार ले पाएगा। क्या बंदा है! निपुण वुडपास, जो ये सब उत्सुकता से देख रहा था,
भी आश्चर्य से आहें भरने लगा। वह दूर खड़ी निंग पर गहरी लंबी नजर डाले बिना खुद को रोक नहीं सका। 20 लाख किलो। जी निंग वाकई बहुत अमीर थी। जैसा कि कहावत है, जिस घोड़े को घास का अतिरिक्त राशन न दिया जाए वह मोटा और मजबूत नहीं होता। प्रशिक्षण और प्राकृतिक खजानों की खोज पर ध्यान केंद्रित करना वाकई उतना कारगर नहीं था जितना कि निंग द्वारा यंग फ्लेम नॉन्ग को मारना। यंग फ्लेम नॉन्ग को मारकर वह तुरंत अमीर बन गया था। साथ ही ताओवादी शियुशुई, क्या तुम अब भी उसके खिलाफ बोली लगाने की सोच रहे हो? निपुण वुडपास हंसा। मेरे पास अभी भी लगभग 5 लाख किलोग्राम है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। साथी ताओवादी। धन्यवाद। साथी दाओवादी वुडपास। यंग फ्लेम शियुशुई ने पास खड़े एक सेवक की ओर देखा और नीला वस्त्र पहने वह व्यक्ति तुरंत उसके पास आया। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपकी जांच के आधार पर निंग का स्वर्गीय खजाने पर्वत के साथ व्यापार केवल 1.3 मिलियन किलोग्राम का था? यंग फ्लेम शियुशुई ने निराश और चिढ़कर कहा, अगर उसके पास केवल 1.3 मिलियन किलोग्राम ही था तो वह 2 मिलियन की बोली लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? नीले वस्त्र पहने सेवक ने जल्दी से कहा, स्वामी, ये जानकारी बिल्कुल सही है। चिंता न करें, स्वर्गीय खजाने पर्वत मुख्यालय को भी पता है कि जी निंग ने उनके साथ केवल 13 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तत्व का ही लेन देन किया था। उसका अचानक 2 लाख की बोली लगाना, उन्हें भी चिंता होगी कि निंग इस नीलामी में अपनी बोली पूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए वे उसकी जांच पड़ताल करेंगे। हम यंग फ्लेम शियुशुई ने सिर हिलाया। उसकी नजर अचानक चमक उठी क्योंकि उसने देखा कि दूर जिस बादल पर निंग बैठा था उसके ऊपर एक आदमी और एक औरत उसकी ओर उड़ रहे थे। निंग ने देखा कि पीछे से भी 2 आकृतियां उसकी ओर उड़ रही थीं। एक नीले वस्त्र पहने युवती थी जबकि सफेद वस्त्र वाली एक गंजी महिला। जैसे ही दोनों बादल की ओर उड़ी, अचानक एक धुंध उठी जिसने आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से ढक दिया, जिससे बाहरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि वे क्या बातें कर रहे थे। गंजी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, साथी ताओवादी जी निंग, मैं स्वर्गीय खजाने पर्वत की सोल्डस्ट हूँ। मुझे पता है कि आप, साथी ताओवादी, पहले ही 13 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तत्व सार का व्यापार कर चुके थे, लेकिन अब जब आप अचानक 20 लाख की बोली लगा रहे हैं तो हमारे स्वर्गीय खजाने पर्वत को चिंता है कि अंत में ये लेन देन पूरा नहीं हो पाएगा। निंग ने सिर हिलाया। किसी भी सामान्य खजाने की नीलामी में अगर विजेता बोली लगाने वाले के पास पर्याप्त धन न होने के कारण नीलामी विफल हो जाती तो विश्वासघाती बोली लगाने वाले को उसकी 5000 किलोग्राम की जमानत राशि वापस लेकर दंडित करना ही काफी होता। लेकिन ये तो मोर के पंखों की नीलामी थी, इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अगर निंग बेतरतीब ढंग से ऐसी बोलियां लगाता जिनका वह सम्मान नहीं कर पाता तो उसे सिर्फ 5000 किलोग्राम का दंड देकर हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती थी। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप हमारी स्थिति को समझ सकते हैं, साथी दाओवादी जी निंग। गंजे सफेद वस्त्रधारी महिला ने बड़ी शिष्टता से कहा, मैं समझ गया। निंग हंसा। मैंने पहले सुना है कि इस खजाने की नीलामी के दौरान अगर मेरे पास अपना कोई खजाना होगा तो मैं उसे नीलामी के लिए तुम्हें सौंप सकता हूँ, है ना? ठीक है। गंजे सफेद वस्त्रधारी महिला ने सिर हिलाया। मेरे पास यही एक है। निंग ने हाथ हिलाया और एक पुराना सादा सा दिया प्रकट हुआ। दिए के ऊपर नीली लपटें धधक रही थीं। तुरंत नीली लपटों के बीच एक बच्चे का चेहरा प्रकट हुआ। आसपास के क्षेत्र को देखते हुए बच्चे ने आह भरी, तुमने मुझे इतने लंबे समय तक अपने भंडार में बंद रखा था। यह वाकई दमघोटू था। और अरे, ये कौन सी जगह है? अमर श्रेणी का जादुई खजाना। सफेद वस्त्रधारी महिला चौंकी। नीले रेशम का अग्नि दीपक अजूर सिल्क गॉडफायर लैंप को अमरता प्राप्त जादुई खजाने का एक सामान्य प्रकार माना जाता था। सरल शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार का लैंप था जिसमें अजूर सिल्क गॉडफायर होता था, लेकिन लैंप के अंदर मौजूद गॉडफायर को दुश्मनों पर हमला करने के लिए उधार लिया जा सकता था। हालांकि यह काफी आम था, फिर भी कई विशेषज्ञ इसे पाने के लिए आपस में लड़ते थे। आखिरकार हर कोई अपने शरीर में मौजूद स्काईफायर को अगर हो सके तो प्रथम श्रेणी तक पहुंचाने में मदद करना चाहता था। साथ ही दाओवादी जी निंग, क्या आप कह रहे हैं कि आप इस अजूर सिल्क गॉडफायर लैंप की नीलामी करने का इरादा रखते हैं यहाँ इस खजाने की नीलामी में? सफेद वस्त्रधारी महिला ने पूछा। ठीक है। निंग ने सिर हिलाया। हमारा स्वर्गीय खजाना पर्वत इसे सिर्फ 15 लाख किलोग्राम की कीमत पर खरीद सकता है। सफेद वस्त्रधारी महिला सोलिडस्ट खुद को ये कहने से नहीं रोक पाए। हालांकि यह काफी आम बात थी, लेकिन नीला रेशमी गॉडफायर लैंप का नीलामी में आना बेहद दुर्लभ था और जब भी कोई आता उसे तुरंत खरीद लिया जाता। स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय खजाना पर्वत इसे स्वीकार करने को तैयार था। नहीं, मैं इसे इस खजाने की नीलामी में बेच दूंगा। चलो इसकी आरक्षित कीमत 15 लाख किलोग्राम रखते हैं। अगर कोई इसे नहीं खरीदता तो मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा, निंग ने कहा। साथ ही ताओवादी सोलेडस्ट, तुम्हें इस पर कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? सफेद वस्त्रधारी महिला के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। 15 लाख किलोग्राम का आरक्षित मूल्य स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर तभी बेचा जाएगा जब कोई इसे खरीदने को तैयार न हो। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सफेद वस्त्रधारी महिला ने एज्योर सिल्क गॉडफायर लैंप उठाया, फिर मुड़कर चली गई। निंग को चिंता नहीं हुई। जब स्वर्गीय खजाने पर्वत मुख्यालय एक व्यापारिक व्यापार में लगे थे तो वे एक अजूर सिल्क गॉडफायर लैंप जैसे एक निम्न श्रेणी के अमर रैंक वाले जादुई खजाने का गबन करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेंगे। काले बालों वाली युवती जो बादल पर खड़ी होकर इस खजाने की नीलामी का संचालन कर रही थी, अपने पास चल रही जांच के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अब जब उसे पता चल गया था कि निंग के पास वाकई यह खरीद पूरी करने की क्षमता है तो उसने तुरंत पूछा, 20 लाख किलोग्राम
क्या कोई और भी बड़ी बोली है? लगता है इस जी निंग में अपनी बोली पूरी करने की क्षमता है। पीले चेहरे वाले बिना दाढ़ी वाले युवक ने सिर हिलाया और आह भरी। बहुत महंगा है, कीमत बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है। लोगों ने तुरंत हार मान ली। आखिरकार निंग की अचानक 5 लाख किलोग्राम की कीमत बढ़ जाने से कई लोग सचमुच दंग रह गए थे। फिर भी ऐसे अन्य लोग भी थे जो इन मोर पंखों के बहुत इच्छुक थे। 20.5 लाख किलोग्राम। धातु की नीली रोशनी से चमकता हुआ वह आदमी गुर्राते हुए बोला, यही वो चीज है जो मुझे अपनी मुसीबतों के लिए चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे ईस्ट क्लाउन कुछ सम्मान देंगे। हम ईस्ट क्लाउन, तुम्हें अपनी मुसीबत पार करनी होगी, लेकिन मुझे भी। 2.1 मिलियन किलोग्राम, यंग फ्लेम शियुशुई ने गुर्राते हुए जवाब दिया। अमर ईस्ट क्लाउन एक अकेला भटकता हुआ व्यक्ति था, यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली था। यंग फ्लेम शियुशुई अभी भी यंग फ्लेम कबीले का ही था। 2.15 मिलियन किलोग्राम। अमर ईस्ट क्लाउन ने गुर्राहट के साथ कहा। 2.2 मिलियन किलोग्राम। यंग फ्लेम जियुशुई ने अपने दांत पीस लिए। 2.3 मिलियन किलोग्राम। अमर ईस्ट क्लाउन की आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया। 2.35 मिलियन किलोग्राम। यंग फ्लेम जियुशुई की निगाहें बर्फ की तरह थीं। क्लेश। अमर मार्ग पर चलने वाले किसी भी साधक के लिए ये सबसे कठिन परीक्षा थी। दिव्य क्लेश को पार करके व्यक्ति त्रिलोक की सीमाओं से मुक्त हो सकता था, एक चिंतामुक्त जीवन जी सकता था, हमेशा के लिए जीवित रह सकता था। असफल होने पर अगर कोई भाग्यशाली होता तो वह एक साधारण अमर प्राणी बनकर रह जाता। वे अपने क्लेशों के लिए मददगार खजाने के लिए लड़ने को तैयार कैसे नहीं हो सकते थे। 2.5 मिलियन किलोग्राम। निंग की आवाज गरज उठी। यंग फ्लेम शियुशुई और इमोर्टल ईस्ट क्लाउन एक साथ घूरने लगे। वहां मौजूद सभी मेहमान भी घूरने लगे। वे खुद को रोक नहीं पाए और एक बार फिर जी निंग के बारे में बकबक करने लगे। ये तो पागलपन था। 25 लाख किलो। यंग फ्लेम शियुशुई, क्या तुम्हारे पास कोई और बोली है? जी निंग दूर खड़ी यंग फ्लेम शियुशुई को घूर रही थी। अगर उन दो पृथ्वी अमरों की पंखुड़ियां पाने की इच्छा को तीव्र कहा जा सकता है, तो जी निंग की इच्छा भी उनसे कम नहीं कही जा सकती। पंचतत्वों के सार तत्व से खजाने ढूंढना। हालांकि स्टासाइजर के दूसरे चक्र में ये थोड़ा आसान था, लेकिन तीसरा चक्र कहीं ज्यादा मुश्किल था। हालांकि मोर पंख निंग को दूसरे और तीसरे चक्र तक पहुंचने में पूरी तरह सक्षम थे। कुछ बच भी गए। निंग ने जिन दिव्य क्षमताओं का प्रशिक्षण लिया था, उनमें से सबसे शक्तिशाली निश्चित रूप से स्टार सीजिंग हैंड थी। इसे स्वर्ग की स्थापना के बाद उत्पन्न हुई शीर्ष 10 दिव्य क्षमताओं में से एक माना जाता था। ये तीनों लोकों में सर्वोच्च थी। जादुई खजाने, अनोखी चीजें, ये सब गौण थे। दिव्य क्षमता, तारों को पकड़ने वाला हाथ, निंग की शक्ति को सबसे ज्यादा बढ़ाती थी। मोर पंख, उसे ये सब जरूर चाहिए थे। 25 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तत्व। कोई और ज्यादा बोली, कोई और ज्यादा। काले बालों वाली युवती अपने बादल के ऊपर ऊंची आवाज में बोली। फॉर्चून की चोटियां बातचीत से गूंज उठीं, लेकिन एक भी बोली नहीं लगी। हालांकि यंग फ्लेम शियुशुई का चेहरा देखने में काफी भद्दा था, फिर भी वह हिचकिचाया। जहां तक अमर ईस्ट क्लाउन का सवाल है, उसके पास दांत पीसकर इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर कोई ऊंची बोली नहीं लगी, तो यह मोर पंख साथी ताओवादी जी निंग को मिलेगा। काले बालों वाली युवती ने भीड़ से एक आखिरी आग्रह किया। पुस्तक 11, अध्याय 18, राजकुमारी मुझसे मिलना चाहती है। एक लंबे विराम के बाद, जिसमें काले बालों वाली महिला ने अमर ईस्ट क्लाउन और यंग फ्लेम शियुशुई दोनों को ध्यान से देखा, महिला ने जोर से पुकारा, हो गया। 25 लाख किलोग्राम। मोर पंख साथी ताओवादी जी निंग के नाम, और इस घोषणा के साथ मोर पंखों का स्वामित्व तय हो गया। यंग फ्लेम शियुशुई ने एक लंबी आह भरी। अभी तक तो वह झिझक रहा था और दोबारा बोली लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी समझदारी ने उसे रोक लिया। पास ही बैठे अडेप्ट वुडपास ने उसे एक नजर देखा, फिर अपनी शराब का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। पिताजी, आपने इसे क्यों नहीं खरीदा? यंग फ्लेम जून खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। आपके कष्ट के समय मोर पंख आपके बहुत काम आएंगे। और जी निंग तो सीधे हमारे खिलाफ बोली लगाने पर अड़ी हुई थी, चाहे हमारे गुस्से को शांत करने के लिए या अपने कष्ट के लिए। पिताजी, आपको इसे जारी रखना चाहिए था। तुम्हें क्या पता? 25 लाख किलोग्राम। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना होता है? यंग फ्लेम जियुशुई ने अपने बेटे को घूर कर देखा। यंग फ्लेम जून दंग रह गया। कबीले में उसकी हैसियत यंग फ्लेम नोंग से तुलना करने लायक नहीं थी। 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा तरल तात्विक सार की कोई भी मात्रा उसके लिए पहले से ही एक विशाल खगोलीय राशि थी। इतने पैसों से तो मैं एक बेहतरीन अमर श्रेणी का जादुई खजाना खरीद सकता हूँ। यंग फ्लेम शियुशुई ने कहा, कई तरह के अमर श्रेणी के जादुई खजाने हैं जिनका इस्तेमाल क्लेश के लिए किया जा सकता है। मैं अपना पूरा ध्यान उन मोर पंखों पर क्यों लगाऊं? 25 लाख किलोग्राम से ज्यादा देना इसके लायक नहीं है। इतनी बड़ी रकम मेरे अमरत्व पथ पर बड़ा असर डालेगी। मैं सिर्फ इसलिए बेतरतीब बेवकूफाना बोलियां नहीं लगा सकता क्योंकि मैं गुस्से में हूं और अपनी भड़ास निकालना चाहता हूं। यंग फ्लेम जून ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। और ये जी निंग भी बेवकूफ है। यंग फ्लेम शियुशुई ने उसे ठंडी नजरों से देखा। भले ही उसके पास मोर पंख हों, वो तो बस एक वांशियांक सिद्ध है। इन्हें रखने का क्या मतलब है? अगर हम जी निंग को मार देंगे तो मोर पंख हमारे हो जाएंगे, यंग फ्लेम जून ने कहा। उसकी आंखों में इच्छा का एक संकेत था। और हत्या कौन करेगा? यंग फ्लेम शियुशुई ने सिर हिलाया। यह ऐसी बात नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। 25 लाख किलोग्राम। अमर ईस्ट क्लाउन ने भी अपना सिर हिलाया। ये युवा वांशियांक निपुण सचमुच बहुत पागल है।
25 लाख किलोग्राम। मेरा छोटा भाई वाकई बहुत बड़ा है। राजकुमारी शियुए दूर खड़े निंग को घूर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मोर पंख हासिल करने से तुम्हारी शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय खजाने के पहाड़ से निकलने के बाद तुम मर जाओगे। अमर फ्लोटेक्लाउड चुपचाप अपनी शराब पीता रहा, दूर से देखता रहा। हालांकि निंग असाधारण रूप से उत्साहित था। सफलता, उसने मोर पंख प्राप्त कर लिए थे। अमर श्रेणी के जादुई खजाने, अनोखी चीजें, ये सब तुलनात्मक रूप से कुत्ते की पाद से भी कम थे। उसके प्राइमल ट्विन को बस बड़ी मात्रा में उड़ने वाली तलवारों की जरूरत थी, जबकि उसके मुख्य शरीर को एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में मुख्य रूप से दिव्य क्षमताओं की आवश्यकता थी। इस चीज के साथ मुझे अपने स्टार सीजिंग हैंड के दूसरे और तीसरे चक्र को पूरा करने के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। निंग बिल्कुल खुश थी। समय लगातार बहता रहा। चूंकि बिक्री के लिए 1000 से ज्यादा जादुई खजाने थे, इसलिए पूरी नीलामी में पूरा एक दिन लग गया। फिर भी निंग लगभग 6 घंटे बाद वहां से निकली, क्योंकि छठे घंटे में नीला रेशमी गॉडफायर लैंप बोली के लिए आ गया। एज्योरसिल्क गॉडफायर लैंप, एक अमर जादुई खजाना। यह एक पूर्ण खजाना था। इसने तुरंत बोली लगाने की होड़ मचा दी। एज्योरसिल्क गॉडफायर लैंप मोर पंखों से अलग था। बहुत कम लोगों को इसकी जरूरत थी, लेकिन एज्योरसिल्क गॉडफायर लैंप का इस्तेमाल काफी लोगों को था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आकाशीय अग्नि को प्रथम श्रेणी तक पोषित कर सकता था। हालांकि लैंप के हर इस्तेमाल में काफी संसाधन लगते थे, जिन्हें फिर से भरने में काफी समय लगता था, लेकिन फिर से भरने के बाद इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता था। हालांकि चूंकि एज्योरसिल्क गॉडफायर लैंप को प्राकृतिक दुनिया से तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने और अपनी ऊर्जा को पुनः भरने के लिए समय की आवश्यकता होती है, इसलिए कोई भी प्रमुख जनजाति कभी भी अपने पास बहुत अधिक लैंप होने के बारे में चिंतित नहीं होगी। आरक्षित मूल्य 15 लाख किलोग्राम था, लेकिन कीमत तेजी से आसमान छूने लगी। बोली समाप्त होने से पहले ये बढ़कर 24.5 लाख किलोग्राम हो गई। इस स्तर के अमर जादुई खजाने अंततः अभी भी काफी आम थे, इसलिए एक निश्चित बिंदु पर उनकी कीमत स्थिर हो जाती थी। नीलामी के दौरान उनकी कीमत में एक सीमा होती थी। वह चला गया। अमर फ्लोटेक्लाउड ने तुरंत ध्यान दिया जब निंग जाने की तैयारी करने लगा। भौहें चढ़ाते हुए वह भी जाने लगा। जल्द ही अमर तैरता बादल स्वर्गीय खजाने पर्वत मुख्यालय के बाहर सड़कों पर आ पहुंचा। अब सुबह का समय था। सुनहरा कौवा अभी अभी आकाश में उभरा था और दुनिया पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। वरिष्ठ अमर फ्लोटेक्लाउड के उभरने से यंग फ्लेम कबीले के सदस्य जो बाहर इंतजार कर रहे थे तुरंत उसकी ओर बढ़े। जी निंग जल्द ही बाहर आने वाला है। स्वर्गीय खजानों के पहाड़ के अंदर जाओ और उस पर नजर रखो। जैसे ही वह आए, रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहो। अमर फ्लोटेक्लाउड ने उन्हें आदेश दिया, फिर चुपचाप बाहर इंतजार करने लगा। वह अपने जीवन के अंतिम युद्ध का इंतजार कर रहा था। इस युद्ध में वह अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल ग्रैंडजिया की शाही राजधानी में एक अत्यंत प्रतिभाशाली वानजियांग सिद्ध को मारने के लिए करेगा। वह जा रहा है। राजकुमारी शियुए निंग को जाने की तैयारी करते देख तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। उसने अपनी धड़कनें तेज महसूस की और उसने तुरंत पास खड़ी परी अजूरविलो से कहा, अजूरविलो, कुछ इंतजाम करने में मेरी मदद करो। मैं जी निंग से अकेले में मिलना चाहती हूँ। जी निंग। परी अजूरविलो चौंकी, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। मैं अभी जाकर इंतजाम करती हूँ, शुक्रिया। इससे पहले जब राजकुमारी शियू जी निंग को देख रही थी तो उसे इतनी घबराहट नहीं हुई थी, लेकिन अब जब उसने सोचा कि वे कैसे मिलने वाले हैं तो वह अचानक बेहद घबरा गई। वाह। राजकुमारी शियू ने एक लंबी आह भरी, फिर धीरे से खुद से कहा, छोटे भाई, हम जल्द ही मिलने वाले हैं। राजकुमारी शियुए ने भी इस आयोजन से दूरी बना ली। दरअसल चूंकि खजाने की नीलामी पूरे दिन चलती थी, इसलिए इस दौरान काफी लोग अपना नाम वापस ले लेते थे। निंग ने अपना द्रवित तत्व सार सौंपने के बाद अपना गठन आरेख और मोर पंख प्राप्त कर लिया। साथ ही ताओवादी जी निंग, भविष्य में अगर आपके पास कोई और जादुई खजाना हो जो आपको नहीं चाहिए तो आप उसे यहाँ स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर पहुंचा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे हमें बेचते हैं या खजाने की नीलामी में। सफेद वस्त्रधारी महिला सोलिडस्ट हंस पड़ी। खजाने यूं ही आसमान से नहीं गिर पड़ते। निंग ने आह भरी। मुझे तो अपना एज्योरसिल्क गॉडफायर लैंप भी तुम्हें सौंपना पड़ा। सोलिडस्ट हंसा, फिर पीछे हट गया। निंग, व्हाइट वाटर हाउंड और लिटिल किंग ने पास में खड़ी बैंगनी वस्त्रधारी यूक्यू की ओर देखा। साथ ही दाववादी यूक्यू, मैं कुछ उड़ने वाली तलवारें खरीदना चाहता हूँ, निंग ने कहा। उड़ती तलवारें? यूक्वी तुरंत खुश हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि निंग के पास 10 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा तरलीकृत तात्विक सार है। यह एक बड़ा ग्राहक था। उसने तुरंत कहा, किस तरह की उड़ती तलवारें? बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारे पास दिव्य अमर कुलपिताओं द्वारा निर्मित ढेरों कीमती उड़ती तलवारें हैं और वास्तव में हमारे पास शक्तिशाली संरचनाओं वाली उड़ती तलवारें भी हैं। निंग ने सिर हिलाया। मुझे तो सिर्फ बड़े पैमाने पर बनी उड़ने वाली तलवारें चाहिए। बड़े पैमाने पर निर्मित? यूक्वी का चेहरा सख्त हो गया। उन पर मुनाफा बहुत कम था। आखिरकार निंग उन्हें 40% छूट पर खरीद सकता था। निंग ने कहा, मुझे कुल 720 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों की आवश्यकता है। यूक्यू के चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं। हे भगवान, स्वर्ग श्रेणी की उड़ती तलवारें? 720? क्या यह मजाक था? ये समझना जरूरी है कि कई लूज इमॉर्टल्स भी आमतौर पर स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों का इस्तेमाल करते हैं।
उनमें से कई तो बस कुछ खास शक्तिशाली खजानों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग ज्यादा संख्या में जीत पर ध्यान केंद्रित करते थे उनके पास भी ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने होते थे, जो पहले से ही अविश्वसनीय था। 720 स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने, सिर्फ इनकी संख्या ही कई लोगों को डरा देगी, लेकिन बदले में इनकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। साथ ही ताओवादी जीनिंग, क्या आपको वाकई 720 चाहिए? क्या आप उन्हें खरीद सकते हैं? यू क्वी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, उच्च श्रेणी के स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने आमतौर पर प्रति तलवार लगभग 5000 किलोग्राम के होते हैं। अगर आपको 700 से ज्यादा चाहिए तो आपको 35 लाख किलोग्राम से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। निंग ने भौहें चढ़ाईं। उफ, पहले तो उसे लगा था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन जब उसने 700 स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों की कीमत के बारे में सोचा तो उसके दिल में अचानक असहनीय दर्द उठा। जी निंग ने कहा, आगे बढ़ो और मुझे बड़े पैमाने पर उत्पादित स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों के प्रकारों पर एक किताब दो। ठीक है, कृपया इसी तरफ आइए, यूक्वी ने जल्दी से कहा। स्वर्गीय खजाने पर्वत ने जी निंग को बड़े पैमाने पर उत्पादित जादुई वस्तुएं सूची मूल्य से 60% कम कीमत पर खरीदी और बेची। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। हालांकि वास्तव में स्वर्गीय खजाने पर्वत द्वारा बेचे गए बड़े पैमाने पर उत्पादित जादुई खजाने ग्रैंड जिया के शक्तिशाली शाही कबीले द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किए गए थे, जो उनके पीछे खड़ा था। सच तो ये है कि शाही कबीले के लिए इन जादुई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना सूची मूल्य के 60% से भी ज्यादा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 30% से 40% तक। उन्होंने बाहरी दुनिया को ये बताया कि वे इन वस्तुओं को 60% पर खरीदने और बेचने को तैयार हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी के लिए आ सकें। आखिरकार एक अमर साधक द्वारा जीवन रक्षक खजाना खरीदने के बाद में उसे बेचना उनके लिए बहुत दुर्लभ था। इस प्रकार यूक्यूई को इस सौदे से 700 से अधिक स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों के लिए काफी कुछ मिलेगा, भले ही वे केवल बड़े पैमाने पर उत्पादित कलाकृतियां ही क्यों न हों। निंग एक गज़ेबो के सामने बैठा उगते सूरज को निहार रहा था और उसका मूड काफी अच्छा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस समय बाहर सड़क पर इमोर्टल फ्लोटिक्लाउड नाम का एक अमर प्राणी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। ये रही स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की रिपोर्ट। यूक्वी ने निंग को एक मोटी फर से ढकी किताब दी। निंग ने उसे खोलकर देखा। उसके बगल में व्हाइट वाटर हाउंड और लिटिल किंग भी उसे पढ़ने में मदद कर रहे थे। बड़े पैमाने पर उत्पादित उड़ने वाली तलवारें अपेक्षाकृत सस्ती थीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादित उड़ने वाली तलवारों के लिए मुख्यतः केवल यह आवश्यक था कि वे तेज और तोड़ने में कठिन हों। अन्य पहलुओं में वे काफी घटिया थीं। निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें 500 किलोग्राम की होती हैं। 60% की छूट पर ये सिर्फ 300 किलोग्राम है। पढ़ते हुए निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। मध्यम श्रेणी की तलवारें थोड़ी महंगी होती हैं, 1500 किलोग्राम की। वहाँ लगभग 100 प्रकार की निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें थीं। लगभग 200 प्रकार की मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें थीं। उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें बहुत कम थीं, केवल 18। जहाँ तक स्वर्ग में सर्वोच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों का सवाल है, बड़े पैमाने पर उत्पादित उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवार जैसी कोई चीज नहीं थी। स्वर्ग में सर्वोच्च श्रेणी की बड़े पैमाने पर उत्पादित उड़ने वाली तलवारों के लिए उच्च श्रेणी पहले से ही सीमा थी। उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें लगभग 5000 किलोग्राम की होती हैं। निंग ने भौहें चढ़ाईं। मुझे क्या करना चाहिए? वह उन्हें अपने प्राइमल ट्विन के प्रशिक्षण के लिए खरीदने वाला था। कम हजार तलवारों का स्वरूप एक ऐसी तकनीक थी जिसमें उसके पास जितनी ज्यादा और बेहतर उड़ने वाली तलवारें होती, वह उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती। हालांकि इतनी सारी उड़ती तलवारों को नियंत्रित करना आत्मा के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन था। फिर भी पानी के नीचे के इलाके में अपने 1 साल के प्रशिक्षण के दौरान निंग की आत्मा में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था, खासकर नुवा विजुअलाइजेशन तकनीक की मदद से और इस तथ्य से कि उसके प्राइमल ट्विन की आत्मा को पोषण मिल रहा था। निंग फिलहाल पृथ्वी श्रेणी की सभी 720 उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन अगर उन्हें स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों में बदल दिया जाए तो शायद कम से कम कुछ समय के लिए उसके लिए इतनी सारी तलवारों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन रेड सोल तलवारों में से 198 ले लूंगा। निंग ने किताब की ओर इशारा किया। और ये नेदब्लू तलवारें, मैं इनकी भी 198 ले लूंगा। पास खड़ी यू क्वी ने हंसते हुए कहा। रेड सोल तलवारें 5500 किलोग्राम की थीं, जबकि नेदब्लू तलवारें 3500 किलोग्राम की थीं। कुल मिलाकर इसकी कीमत 1945,000 किलोग्राम द्रवीभूत तत्व सार के बराबर है। 60% की छूट पर यह 1185,300 मिलियन होता है। निंग ने हार मान ली। खर्च किए गए पैसों को देखते हुए उसके पास बचे हुए 23 लाख किलोग्राम लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुके थे, बस थोड़ा सा ही बचा था। इसके अलावा उसके प्राइमल ट्विन को भी एलिमेंटल एसेंस की जरूरत थी। लो, निंग ने हाथ हिलाया और तुरंत ही काली ड्रैगन गाड़ी उनके बगल में जमीन पर प्रकट हो गई। मैं ये गाड़ी तुम्हारे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर बेच दूंगा, निंग ने शान से कहा। काले ड्रैगन की संरचना में एक आदिम ताओवादी जैसी युद्ध शक्ति थी।
यंग फ्लेम नोंग ने इसे अक्सर ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के विभिन्न स्थानों पर घुमाया था। स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत असाधारण थी। अंत में निंग ने न केवल अपनी 396 वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें बल्कि 60,000 किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार भी प्राप्त किया। साथ ही दाऊवादी जी निंग, एक और बात है। यू क्वी ने सौदा तय करने के बाद अचानक आंख मारी और हंसते हुए कहा, राजकुमारी जियू आपसे मिलना चाहती हैं। एक राजकुमारी मुझसे मिलना चाहती है? निंग चौंका। पुस्तक 11, अध्याय 19, पीक प्राइमल। मास्टर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने खजाने की नीलामी में अपना नाम कमाया है। पास खड़ी छोटी किंग ने तुरंत कहा, इसीलिए ये राजकुमारी शियू आपसे मिलना चाहती है। निंग भी मुस्कुराया। खजाने की नीलामी के दौरान उसने 25 लाख किलोग्राम तरलीकृत तत्व सार के बदले मोर पंख खरीदे थे। यहाँ तक कि यंग फ्लेम शियुशुई ने भी अंत में अपना सिर झुका लिया था और पीछे हट गया था। ये खबर निश्चित रूप से जंगल की आग की तरह फैलेगी और बाद में कुछ प्रमुख कबीले उससे दोस्ती करने और मिलने आएंगे। यह उसकी उम्मीदों के दायरे में था। हालांकि खजाने की नीलामी के दौरान राजकुमारी शियुए द्वारा उसे मिलने के लिए आमंत्रित करना शायद उसकी प्रसिद्धि थोड़ी ज्यादा ही प्रभावशाली थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि राजकुमारी जियू कौन है? निंग ने पूछा। राजकुमारी शियुए राजा यान की जागीर से हैं, यू क्वी ने समझाया। राजा यान? निंग की आंखें चमक उठीं। निंग ने ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के कुछ प्रमुख शक्तियों और हस्तियों के बारे में खुफिया रिपोर्टें पहले ही खरीद ली थीं। राजा यान उन प्रमुख हस्तियों में से एक थे। राजा यान एक दिव्य अमर थे जिन्होंने हाल ही में अपने कष्टों पर विजय प्राप्त की थी। वह एक दिव्य अमर था। दिव्य अमर बनना सचमुच बहुत बहुत कठिन था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के इतिहास को देखकर ही पता चल सकता था कि यह कितना कठिन था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज अनगिनत लाखों वर्षों से अस्तित्व में था और लगभग हर 10,000 वर्षों में एक पार्थिव अमर या एक अछूता अमर उत्पन्न होता था। अनगिनत युगों में उन्होंने कितने उत्पन्न किए थे और फिर भी उन्होंने केवल एक ही दिव्य अमर उत्पन्न किया था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिव्य क्लेश कितना भयानक अवरोध था। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग जैसे अमर नॉर्थवॉकर या यहाँ तक कि अमर जो हुआ जिन्हें पानी के नीचे की संपत्ति का लाभ मिला था, असफल हुए और नष्ट हो गए। दिव्य अमर प्राणी बहुत दुर्लभ थे। ग्रैंड जिया साम्राज्य के लिए 10 लाख वर्षों में एक भी दिव्य अमर प्राणी उत्पन्न करना दुर्लभ था। हालांकि 10 लाख वर्षों में इसने कितने लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स उत्पन्न किए। यही कारण था कि वास्तव में बहुत सारे लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स थे। अकेले यंग फ्लेम कबीले के पास ही 1000 से ज्यादा थे। हर कुछ दसियों या सैकड़ों सहस्राब्दियों में लूज इमॉर्टल्स या अर्थ इमॉर्टल्स का एक नया बैच होता था। लेकिन अनगिनत वर्षों में उनसे उत्पन्न हुए दिव्य अमरों की संख्या दयनीय रूप से कम थी। कोई भी दिव्य अमर अपने पूरे कुल का आधार होता था। यहाँ तक कि ग्रैंड जिया राजवंश के शक्तिशाली शाही जियामांग कुल के लिए भी एक दिव्य अमर अत्यंत मूल्यवान था। शाही जियामांग कुल जैसे कुलों के लिए जिन्होंने एक पूरी बड़ी दुनिया को एकीकृत कर रखा था, उनके नियंत्रण में लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स की संख्या बेहद भयावह थी। हालांकि स्वाभाविक रूप से इन व्यक्तियों की स्थिति बहुत ही साधारण थी। हालांकि अगर उनमें से कोई भी आगे निकलकर दिव्य अमर बन जाता तो ग्रैंड जिया का शाही कुल उसे तुरंत राजा की शाही उपाधि प्रदान करता और उसे एक जागीर, अमर खजाने आदि देता। संक्षेप में, ग्रैंड जिया के शाही कबीले के भीतर जो कोई भी दिव्य अमर बन जाता था उसकी स्थिति अचानक और विस्फोटक रूप से आसमान छू जाती थी। ऐसा अक्सर 10 लाख वर्षों में एक बार से भी कम होता था। और फिर भी राजा यान नवीनतम दिव्य अमर था। राजा यान की संपत्ति का निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। राजकुमारी शियुए राजा यान की एकमात्र पारिवारिक सदस्य हैं, यू क्वी ने धीमी आवाज में कहा। राजा यान राजकुमारी शियुए से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने राजकुमारी शियुए को सम्राट द्वारा प्रदान किए गए स्वर्ण साम्राज्यों की कमान भी सौंपी है। उन्होंने राजकुमारी शियुए को एक जोड़ी नीले फीनिक्स देव जानवर भी दिए हैं जो उनकी गाड़ी खींचते हैं। उन 2 नीले फीनिक्स की वंशावली अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि वे केवल आदिम स्तर पर हैं। उनमें से प्रत्येक में एक सर्वोच्च निर्जन अमर की युद्ध शक्ति है। जहाँ तक स्वर्ण साम्राज्यों की बात है, वे शाही राजधानी के शाही रक्षकों के परम कुलीन हैं। उनमें से सबसे कमजोर भी कम से कम एक आदिम ताओवादी तो है ही। निंग ये सुनकर मन ही मन अवाक रह गया। नीले फीनिक्स, सुनहरे साम्राज्य। राजकुमारी शियुए आमतौर पर राजा यान की जागीर में ही रहती है और शायद ही कभी बाहर आती है। न ही वह रईसों के विभिन्न समारोहों में भाग लेती है, यू क्वी ने धीमी आवाज में कहा। यही कारण है कि राजकुमारी शियुए वास्तव में बहुत प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि ये देखते हुए कि राजा यान उस पर कितना प्यार करता है, अगर वह सचमुच बिगड़ैल, घमंडी और झगड़ालू किस्म की होती तो शायद वह यंग फ्लेम नोंग से भी ज्यादा प्रसिद्ध होती। तो फिर वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है? निंग ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, यू क्वी ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने सुना है कि आज वह हमारे स्वर्गीय खजानों के पहाड़ की परी अजूरविलो के साथ खजानों की नीलामी में आई थी। शायद तुम्हें देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई हो, इसलिए वह तुमसे मिलना चाहती हो। निंग एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो। यू क्यों हंसा। मेरे पीछे आओ। निंग के जिफू क्षेत्र में स्थित ये जलमग्न संपत्ति यहीं स्थित थी। आमतौर पर भंडारण खजानों में लोगों को रखने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन संपत्ति के खजानों में लोगों को रखने की क्षमता थी। निंग का प्राइमल ट्विन पानी के नीचे की संपत्ति में ही रहता था। वहाँ मुख्य हॉल में काले वस्त्र पहने निंग कमल मुद्रा में विराजमान थे। उनके सामने एक जेड बोतल रखी थी। जेड बोतल में कुल 60,000 किलोग्राम तरलीकृत तात्विक सार था। यह उस पहले के व्यापार से आया था जिसमें वह लगे थे।
वूश, काले वस्त्र पहने निंग ने अपना मुंह खोला। तुरंत द्रवित तात्विक सार निंग के मुंह की ओर एक सतत धारा में बहने लगा और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वह आदिम स्तर के शिखर तक पहुंच गया। अच्छा, अपनी शक्ति को थोड़ा स्थिर करने के बाद काले वस्त्रधारी निंग रुक गया। काले वस्त्रधारी निंग ने जेड की बोतल की ओर देखा। 15,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन बाकी है। मेरा प्राइमल ट्विन प्राइमल स्तर के शिखर तक पहुंच गया है। अपने प्राइमल ट्विन को गढ़ने के बाद पिछले 1 साल में प्राइमल ट्विन की दिव्य आत्मा भयानक रूप से तेज गति से आगे बढ़ी थी। ऐसा प्राइमल पोषण प्रभाव के कारण हुआ था। इस प्रकार उसके प्राइमल ट्विन की आत्मिक शक्ति उसके वास्तविक शरीर से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ी थी। प्राइमल ट्विन की दिव्य इंद्रिय अब 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैल सकती थी, जबकि उसके मुख्य शरीर की दिव्य इंद्रिय अभी अभी शक्ति के विभाजन पूर्व स्तर तक पहुंची थी, जो मुश्किल से 1000 किलोमीटर तक पहुंच पाई थी। एक शक्तिशाली आत्मा, उच्च स्तर की समझ, एक शक्तिशाली दाव हृदय। प्राइमल स्तर के शिखर पर पहुंचने के बाद प्राइमल ट्विन लगभग तुरंत ही अपने मौलिक की को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। उसके लिए सब कुछ उसके हाथ की हथेली जितना ही परिचित था। जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। उल्टी तलवारें, काले वस्त्र पहने निंग ने इच्छा की। फुफ, फौरन आसपास का क्षेत्र फुफ फुफ की आवाजों की श्रृंखला के साथ 405 उल्टी तलवारों से भर गया, जिनमें से प्रत्येक से शक्ति की शक्तिशाली लहरें निकल रही थीं। खास तौर पर बीच में स्थित 9 उल्टी तलवारें सचमुच शक्तिशाली लहरें पैदा कर रही थीं। ये सभी 405 उल्टी तलवारें स्वर्ग श्रेणी की उल्टी तलवारें थीं और उनमें से 396 अभी अभी स्वर्गीय निधि पर्वत से खरीदी गई थीं। जहां तक उन 9 अन्य स्वर्ग श्रेणी की उल्टी तलवारों की बात है, 1 वर्ष से भी अधिक समय पहले अपने प्राइमल ट्विन पर भरोसा करके निंग ने वारगॉड हॉल के 5वें स्तर पर विजय प्राप्त की थी और फिर ट्रेजर हॉल की स्वर्ग श्रेणी की जादुई वस्तुओं में से चुना था। स्वर्ग श्रेणी की इन 9 उल्टी तलवारों को जलभंजक गॉडशॉक तलवारों के नाम से जाना जाता था। इन तलवारों को गढ़ने के लिए प्राथमिक सामग्री एक मारे गए आदिम 9 सिर वाले गॉडशॉक का शरीर था, जो 3000 प्रमुख लोगों के जन्म से भी पहले के युग में अस्तित्व में था। ये 9 उल्टी तलवारें सभी अर्ध संवेदनशील थीं। पानी के नीचे की संपत्ति की रेटिंग के अनुसार सभी 9 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उल्टी तलवारें थीं। हालांकि ग्रैंड जिया राजवंश की रेटिंग प्रणाली के अनुसार वे बिल्कुल सर्वोच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की थीं और उनमें से प्रत्येक का मूल्य संभवतः 1 लाख से 1,50,000 किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार के बराबर था और चूंकि सभी 9 एक ही स्रोत से आती थीं, इस सेट का मूल्य संभवतः 10 लाख किलोग्राम था और इसे निम्न श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने के बदले में बेचा जा सकता था। अतीत में जब अमर जुहुआ के पास पानी के नीचे की संपत्ति थी, तो उसने एक उच्च स्तरीय स्वर्ग श्रेणी का जादुई खजाना भी हासिल कर लिया था। पानी के नीचे की संपत्ति के जादुई खजानों पर भरोसा करके वह जाकर उन्हें अमर श्रेणी के जादुई खजानों के बदले में बेच सकता था। दुर्भाग्य से वह उन्हें केवल निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजानों के बदले ही व्यापार कर पाता। दिव्य क्लेश पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास की एक सीमा तक पहुंचने के लिए कम से कम उच्च श्रेणी या यहाँ तक कि सर्वोच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने होना जरूरी था। ये सबसे अच्छा होगा यदि जादुई खजाने व्यक्ति की क्षमताओं के अनुकूल भी हों। इससे और भी बेहतर संभावनाएं मिलेंगी। पानी के नीचे की संपत्ति के सभी अमर श्रेणी के जादुई खजाने कम से कम उच्च श्रेणी के थे और कुछ तो सर्वोच्च श्रेणी के भी थे। दुर्भाग्य से अमर जुहुआ को उनमें से चुनने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसे ऐसा करने का मौका केवल एक लूज इमोर्टल बनने और वारगॉड हॉल के 7वें स्तर को पार करने के बाद ही मिला था। छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना काले वस्त्रधारी निंग ने ऐसा ही किया। 9 जलभंजक गॉडशॉक तलवारों के मूल में होने के कारण बाकी सभी उड़ने वाली तलवारें सक्रिय हो गईं। एक शीर्षस्थ आदिम दाववादी की अत्यंत शुद्ध तात्विक शक्ति ने उनमें जान भर दी और निंग की शक्तिशाली आत्मा ने उनका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। निंग द्वारा अपनी शक्ति की सीमाओं का बार बार परीक्षण करने पर सभी उड़ने वाली तलवारें लहराने लगीं। ऐसा नहीं कर सकते, मैं इसे एक स्तर नीचे कर दूंगा। कम 1000 तलवारों वाली संरचना, 4था स्तर। काले वस्त्र पहने निंग अपनी शक्ति का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों से बिल्कुल अलग स्तर पर थे। एक स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने को नियंत्रित करना कम से कम 10 से ज्यादा पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों को नियंत्रित करने जितना ही कठिन था। हालांकि निंग कठिनाई को कम करने के लिए संरचना तकनीकों पर निर्भर था, फिर भी उसके लिए कम 1000 तलवारों वाली संरचना के 4थे स्तर को पूरा करना बेहद मुश्किल था। कम 1000 तलवारों का गठन, स्तर 3। फुफ, तुरंत ही 200 से ज्यादा स्वर्ग श्रेणी की उड़ती हुई तलवारें हवा में लहराने लगीं और उनसे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति की लहरें निकलने लगीं। इसके तुरंत बाद निंग की छाती के सामने भी एक उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई। यह उड़ती हुई तलवार, जो पूरी तरह से प्रकट हो गई थी, बार बार एक सुनहरी धात्विक रोशनी से चमक रही थी। तलवारें तीक्ष्ण हथियार होती हैं। तलवार से धात्विक रोशनी का चमकना तलवार की तीक्ष्ण आभा की गुणवत्ता का प्रमाण था। उड़ती हुई तलवार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उसमें इतनी शक्ति थी कि निंग भी आश्चर्यचकित हो गया। कितनी शक्ति! हालांकि वह स्वर्ग श्रेणी के 200 से कुछ ज्यादा जादुई खजानों का ही इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी इसका असर 700 जोड़ पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये शक्ति में एक बहुत बड़ी वृद्धि थी, सिर्फ एक स्तर से भी ज्यादा की वृद्धि। सामान्यतः आदिम दाववादियों के लिए कुछ दर्जन जादुई खजानों को भी नियंत्रित कर पाना अविश्वसनीय था।
हालांकि निंग 200 से ज्यादा जादुई खजानों को नियंत्रित करने में सक्षम था और उनमें वाटर ब्रेकर गॉडशॉक तलवारों जैसी अतुलनीय रूप से कीमती उड़ने वाली तलवारें भी शामिल थीं। ये कहा जा सकता है कि निंग की आत्मा पृथ्वी अमर स्तर की थी। वह एक महान दाव क्षेत्र को नियंत्रित करता था और संरचनाओं में काफी कुशल था। लघु 1000 तलवारों वाली संरचना अपने आप में शुरू से ही काफी खास थी। इन कारकों के संयोजन के कारण ही वह 200 से ज्यादा स्वर्ग श्रेणी की जादुई खजानों को नियंत्रित करने में सक्षम था। अपनी तलवार संरचना पर भरोसा करके मेरा प्राइमल ट्विन सर्वोच्च लूज इमॉर्टल्स के बराबर शक्तिशाली है। निंग ने अपने हृदय में एक असीम वीरतापूर्ण भावना महसूस की। एक शांत एकांत निवास में सभी खिड़कियां बंद थीं और नौकर भी जा चुके थे। निवास के अंदर केवल राजकुमारी शियू थी। हालांकि दरवाजे के बाहर कुछ नौकर थे और स्वर्ण साम्राज्य का एक दल लगातार पहरा दे रहा था। जी निंग, राजकुमारी शियुए ने अपने हाथों में गर्म शराब का प्याला पकड़ा हुआ था। अपने दिल की उत्तेजना और घबराहट को दबा नहीं पा रही थी। आखिरकार हम मिलने वाले हैं, मेरा चचेरा भाई, मेरा इकलौता छोटा भाई। राजकुमारी शियू का दिल घबराया हुआ, उत्तेजित और तनावग्रस्त था। अचानक बाहर से आवाज आई, जाओ राजकुमारी को खबर दो, जी निंग आ चुकी है। 1 मिनट रुको, मैं रिपोर्ट बना देता हूँ, एक नौकर ने कहा। वह आ गया है। राजकुमारी शियू ने गहरी सांस ली। पिछले 30 सालों में वह जितनी घबराई थी उससे कहीं ज्यादा घबराई हुई थी। दादाजी से पहली बार मिलने पर तो वह और भी ज्यादा घबराई हुई थी। जी निंग और यू क्यू ई दोनों आंगन के दरवाजे के बाहर खड़े थे। स्वर्गीय खजानों का पर्वत सचमुच बहुत विशाल था। निंग के पिछले स्थान से यहाँ तक पहुँचने में उन्हें काफी समय लगा था। निंग का प्राइमल ट्विन बहुत पहले ही अपने चरम प्राइमल स्तर पर पहुंच चुका था और पहुंचने से पहले ही छोटे 1000 तलवारों वाले स्वरूप का परीक्षण शुरू कर चुका था। एक बख्तरबंद महिला सैनिक ने कहा, राजकुमारी जी निंग को अंदर आने का निर्देश दे रही हैं। साथ ही ताओवादी जी निंग, मैं अब चलता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप स्वर्गीय खजाने पर्वत के किसी भी कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे मुझे संदेश भेजने के लिए कह सकते हैं। युक्वी हंसा। इस बार आपकी मदद के लिए शुक्रिया, साथ ही ताओवादी युक्वी। अगर भविष्य में मुझे कोई काम पड़ा तो मैं जरूर आपसे फिर मिलूंगा, निंग ने कहा। विदाई के बाद युक्वी चला गया। निंग के बारे में उसने पास खड़े लिटिल किंग और व्हाइट वाटर हाउंड से कहा, लिटिल किंग, अंकल व्हाइट, थोड़ी देर यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है। अंकल व्हाइट और लिटिल किंग दोनों का मानना था कि स्वर्गीय खजाने के पहाड़ के भीतर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। निंग तुरंत अकेले ही आंगन में दाखिल हो गया। आंगन में दाखिल होते ही निंग को मानसिक दबाव का एहसास हुआ, क्योंकि स्वर्ण साम्राज्य के योद्धाओं की एक टुकड़ी उस पर कड़ी नजर रख रही थी। कुछ ही क्षणों बाद महिला रक्षक उसे एक अलग घर में ले गई और फिर दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी अंदर है। दरवाजा खुल गया। निंग ने अंदर एक हरे वस्त्र पहने महिला को बैठे देखा। ठीक उसी समय हरे वस्त्र वाली महिला भी उसकी ओर देखने लगी। उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। पुस्तक 11 अध्याय 20 बहन और भाई का मिलन। जी निंग समझ गया कि उसके सामने खड़ी हरे वस्त्रधारी महिला राजकुमारी शियू ही होगी। पहली नजर में ही निंग को उसके प्रति एक अजीब सी जान पहचान और नजदीकी का एहसास हुआ। मेरा आदर, राजकुमारी, निंग ने कहा। बैठो, राजकुमारी शियुए बोली। अब जाकर निंग ने सीट ली। राजकुमारी शियुए फिर भी खड़ी रही। उसने अपना हाथ हिलाया और संरचना झंडों की एक श्रृंखला उड़ने लगी, जिससे एक धूसर लहरदार शक्ति निकल रही थी। ये 9 संरचना झंडे लकड़ी के फर्श में घुस गए और संरचना झंडों से लहरों की एक श्रृंखला निकलने लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे निवास को ढक लिया। निवास की सतह के ऊपर दाव मुहरों की एक श्रृंखला बहने लगी, जिसने उसे तुरंत और पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। अब कोई भी हमारी बातचीत पर नजर नहीं रख सकता, राजकुमारी शियू ने कहा। यह एक जादुई खजाना है जो दादाजी ने मुझे दिया था। इसमें छिपकर और अपनी आभा समेटकर स्वर्ग के अमर प्राणियों को भी तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। राजकुमारी, आप ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि निंग हैरान था। स्वर्गीय खजाने पर्वत ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वे अपने ग्राहकों की बातचीत पर कभी जासूसी नहीं करेंगे। स्वर्गीय खजाने पर्वत अपने ग्राहकों के विश्वास पर निर्भर था। जब तक वे इसके लिए वास्तव में ऊंची कीमत चुकाने को तैयार न हों, वे 2 मेहमानों की बातचीत पर कान नहीं लगा सकते थे। उनकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा अनगिनत वर्षों में बनी थी। स्वर्गीय खजानों का पर्वत उन मामलों में जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा जो उसे प्रभावित करते हों। मुझे सावधान रहना होगा। राजकुमारी शियू ने निंग की ओर देखा। निंग का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो राजकुमारी शियू ने उसे यूं ही किसी साधारण मुलाकात के लिए नहीं बुलाया हो। जी निंग, मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ। राजकुमारी शियुए ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी माँ युची स्नो थी? तुम युची वंश के वंशज हो? निंग ने भौहें चढ़ाईं। वह अपनी माँ के बारे में दूसरों से बात करने को तैयार नहीं था। राजकुमारी, यंगफ्लेम कबीला मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि उनका मानना है कि मैं युची कबीले के बचे हुए वंशजों में से एक हूँ। हालांकि यह जानकारी काफी छिपी हुई है। राजकुमारी, आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की रिपोर्ट हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। निंग काफी नाराज था। हालांकि राजकुमारी शियुए के चेहरे पर खुशी के भाव थे। निंग की प्रतिक्रिया से वह पहले ही सच्चाई भांप चुकी थी। उसने तुरंत कहा, दरअसल मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था और मैंने तुम्हारे पश्चिमी प्रांत के शहर स्वेलो माउंटेन में भी जांच के लिए लोगों को भेजा था। बस मुझे अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे खुद तुमसे पूछना पड़ा।
ओह, निंग ने हैरान और उलझन में उससे पूछा, राजकुमारी, आपने लोगों को जांच करने के लिए स्वेलो माउंटेन भेजा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि राजकुमारी, आपने मुझे क्यों ढूंढा? वह बहुत सतर्क थी और उसकी बातों से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर यह राजकुमारी क्या कर रही थी? जी निंग, राजकुमारी शियुए थोड़ी घबरा गई। निंग की ओर देखते हुए उसने कहा, दरअसल, असल में, मैं। निंग बस उसे देखता रहा। दरअसल, तुम मेरे छोटे भाई हो। राजकुमारी शियू ने आखिरकार ये शब्द कहे। छोटा भाई? मेरी माँ का तो बस एक ही बेटा था, मैं। निंग ने तुरंत सिर हिलाकर इन शब्दों का खंडन किया। हालांकि मन ही मन निंग के मन में एक अलग ही विचार आया। छोटा भाई? क्या ये राजकुमारी शियुए ही हो सकती है जिसके बारे में उसकी माँ हमेशा से सोचती रही थी? यूची वंश की अंतिम उत्तराधिकारी। एक चीनी वंश पितृसत्तात्मक होते हैं। चूंकि निंग का वंश उसकी माँ से चला था, इसलिए वह असली यूची वंश का सदस्य नहीं है और उसे जी वंश का सदस्य माना जाता है। हालांकि शियुए का वंश उसके पिता से चला है, इसलिए वह असली यूची वंश की सदस्य है। अफसोस, चूंकि अब कोई पुरुष यूची वंश का सदस्य नहीं बचा है, इसलिए तकनीकी रूप से कहें तो वह इस वंश की अंतिम सदस्य है। तुम मेरे छोटे चचेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बड़ी चचेरी बहन हूँ। राजकुमारी शियू ने कहा, मेरे पिता का नाम यूची माउंट था। निंग दंग रह गया। हालांकि यह विचार उसके दिमाग में पहले भी आया था। जब राजकुमारी जियू ने ये शब्द कहे तो निंग अभी भी स्तब्ध था। लेकिन तुम एक राजकुमारी हो, ग्रैंड जिया के शाही वंश की राजकुमारी, निंग ने कहा। राजा यान मेरे नाना मात्र हैं। मेरी माँ जियामांग वंश की थी, लेकिन मैं यूची वंश का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ। मेरा असली नाम यूची जियुए है। राजकुमारी जियुए ने निंग की ओर देखा। निंग का दिल अब उथल पुथल की स्थिति में था। अतीत में निंग के चाचा यूची माउंट ने स्नोड्रैगन पर्वत की सेनाओं को रोकने और अपनी गर्भवती छोटी बहन निंग की मां की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। वह उनके समूह का सबसे शक्तिशाली सदस्य था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा करके उसने निंग के माता पिता जी येचुआन और यूची स्नो को अपनी जान बचाकर भागने दिया था। हालांकि उस वर्ष बोए गए कड़वे बीजों के कारण उसके माता पिता बहुत कम समय तक जीवित रह पाए। निंग के पिता को हमेशा निंग के चाचा के प्रति अपराधबोध होता था और अपनी बेटी के प्रति तो और भी ज्यादा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सच कहूं तो हालांकि निंग की रगों में भी यूची वंश का खून था, फिर भी वह जी वंश का ही था। सिर्फ उसकी बड़ी चचेरी बहन, सिर्फ वही और सिर्फ वही यूची वंश की सच्ची सदस्य थी। तुम्हारा नाम यूची जियुए है? तुम्हारे पिता यूची माउंट थे? निंग को तो यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, राजकुमारी जियू ने भारी स्वर में सिर हिलाया। राजकुमारी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता, फिर भी यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर अपनी परीक्षा देनी होगी। निंग का दिल भी उत्साह से भर गया। दरअसल राजकुमारी शियुए के ये कहने पर कि वह निंग के चाचा की बेटी है, निंग को लगभग यकीन हो ही गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग के चाचा के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जहाँ तक निंग के चाचा की एक बेटी होने की बात है, जी वंश में भी केवल निंग और उसके माता पिता ही जानते थे। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, किसी और को शायद पता न हो। निंग ने खुद कभी किसी को ये बात नहीं बताई थी और इसलिए उसके सामने खड़ी यह राजकुमारी शियुए शायद उसकी अपनी चचेरी बहन थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, मुझे हमारे खून की जांच करने दो। राजकुमारी जियू ने तुरंत अपने नाखून से चाकू की नोक से अपनी कलाई में चुभोया। तुरंत ताज़ा लाल खून बाहर निकल आया। निंग ने अपनी कलाई भी अपनी उंगली से काटी। जब उसने अपनी कलाई काटी और खून निकला तो उसकी कलाई का घाव तुरंत ठीक हो गया। खून की वो दो बूंदें हवा में एक दूसरे की ओर उड़ीं और खून के दो छोटे छोटे गोले बन गए। खून के ये दोनों गोले एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और ऐसा करते हुए निंग ने एक ऐसी तकनीक अपनाई जिससे एक ही वंश का खून एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हो गया। तुरंत खून के दोनों गोलों के ऊपर सुनहरे रून चमकने लगे। फुफकार। धीरे धीरे खून के दोनों गोलों के ऊपर सुनहरे खून की धारें दिखाई देने लगीं। सुनहरे खून की दो धारें तेजी से एक दूसरे में घुलने लगीं और एक हो गईं। अब उन्हें अलग पहचानना नामुमकिन था। ये सच है। निंग दंग रह गया। ये सच है, ये सच है। राजकुमारी शियू के चेहरे पर भी उत्साह और खुशी का भाव था। हालांकि उसने गहरी और गहन जांच पड़ताल की थी, लेकिन उसकी तुलना उनके रक्तवंश की जांच से नहीं की जा सकती थी। चचेरी बहन। निंग राजकुमारी शियू को घूर रहा था, अभी भी सदमे में था। ये खबर बस बहुत जल्दी आ गई थी। वह सचमुच अचंभित रह गया था। छोटा भाई, छोटा भाई। राजकुमारी शियू ने उत्साह से अपने हाथ आगे बढ़ाए और निंग के हाथों को थाम लिया। पिछले 1 साल से खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के कारण वह इस पूरे समय निंग से मिलने की चाहत में थी, बस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। मेरी चचेरी बहन राजकुमारी शियुए है, ग्रैंड जिया के शाही वंश की राजकुमारी। निंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। राजकुमारी शियू ने एक लंबी आह भरी, फिर बोली, राजकुमारी होने का क्या मतलब है? बहुत देर हो चुकी है। दादाजी बहुत देर से आए। अगर वे थोड़ा पहले आ जाते तो मेरे पिता, मेरी माँ और यहाँ तक की चाची, ये सब त्रासदियाँ न होती। क्या हुआ? राजा यान ने अपनी बेटी और दामाद को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मरने दिया। निंग खुद को ये शब्द कहे बिना नहीं रह सकी। तुम उस समय की स्थिति को नहीं समझते, राजकुमारी शियू ने धीरे से कहा। दादाजी ग्रैंड जिया के शाही कुल की एक अत्यंत दूरस्थ शाखा से थे। हालांकि उन्होंने शून्य स्तर के पृथ्वी अमर बनने के लिए कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण लिया था, फिर भी उन्हें शाही कुल से केवल कुछ खजाने ही मिले जो नियमों द्वारा अनिवार्य थे।
पृथ्वी अमर बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे खजाने दिए जाते थे। बस इतना ही, बस कुछ खजाने। उसके बाद उन्होंने मेरे दादाजी पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रैंड जिया के शाही कुल में उनका दर्जा निम्न ही रहा। निंग ने सिर हिलाया। वह समझ सकता था। जी कबीले को ही देख लो। जी कबीला स्वेलो पर्वत क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम समय के लिए ही रहा था, लेकिन उसके कुल के लोगों की संख्या वाकई हैरान करने वाली थी। इस विशाल विश्व के जन्म के साथ ही ग्रैंड जिया के शाही वंश ने अपनी स्थापना शुरू कर दी थी। तब से लेकर अब तक अनगिनत अथाह युग बीत चुके थे। इतने समय के बीतने के कारण ग्रैंड जिया के शाही वंश की जनसंख्या अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी हो गई थी। जियामंग उपनाम वाले लोगों की संख्या तो अनगिनत थी। जहां तक पृथ्वी अमर और मुक्त अमर का सवाल है तो ब्लैक व्हाइट कॉलेज में वे प्रमुख हस्तियां हो सकती हैं। यंग फ्लेम कबीले के भीतर उन्हें काफी शक्तिशाली व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन ग्रैंड जिया के शाही कुल में उन्हें बस कुछ खजाने दिए जाएंगे और फिर अपनी योग्यता के अनुसार जीने या मरने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। अगर वे अपनी विपत्तियों में असफल होकर नष्ट हो जाएं, तो ग्रैंड जिया के शाही कुल को पता भी नहीं चलेगा। केवल वे ही जो अपनी विपत्तियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। तभी वे अचानक स्वर्ग में पहुंचेंगे। ग्रैंड जिया का शाही कुल उन्हें तुरंत सभी प्रकार के खजाने, जागीरें और रक्षक प्रदान करेगा और उन्हें अतुलनीय महत्व देगा। मेरे दादाजी की प्रतिभा औसत थी और उन्होंने बहुत धीरे धीरे प्रशिक्षण लिया। राजकुमारी शियू ने धीरे से कहा, महान जिया के शाही कुल में बहुत कम सदस्य हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। दादाजी उनमें से नहीं थे, इसलिए वे साहसिक कार्यों के लिए निकल पड़े, जीवन और मृत्यु के बीच खुद को संतुलित करते हुए, भाग्य के एक बड़े मोड़ का सामना करने की कोशिश करते हुए। वास्तव में उन्होंने कुछ दुष्ट राक्षसी गुप्त कलाओं का भी प्रशिक्षण लिया था। दुष्ट राक्षसी गुप्त कलाएं? निंग आश्चर्यचकित था। ठीक है, 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों का सामना करते हुए उसने अपनी दुष्ट राक्षसी कलाओं को भी सक्रिय कर दिया ताकि स्वेच्छा से और अधिक राक्षसी मानसिक आक्रमणों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिससे वे और भी प्रबल हो जाएं। राजकुमारी शियुए ने कहा, जितने अधिक शक्तिशाली ये राक्षसी मानसिक आक्रमण होते, उतना ही उसका अपना दाव हृदय संयमित हो पाता और उतना ही अधिक शक्तिशाली होता। वह तो बिल्कुल पागल है। निंग अब पूरी तरह से चकित था। 3 विपत्तियां और 9 क्लेश। सभी अमर साधक उनसे भयभीत थे और उन्हें कमजोर करने के तरीके ढूंढना चाहते थे, लेकिन ये राजा यान तो राक्षसी मानसिक आक्रमणों को और भी शक्तिशाली बनाने का एक तरीका लेकर आया था ताकि वह खुद को संयमित कर सके। हाँ, इससे उसके ताव हृदय को मजबूत करने का प्रभाव जरूर पड़ा और यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था, लेकिन अगर वह असफल होता तो उसकी मृत्यु हो जाती। राजकुमारी शियू ने कहा, एक बार दादाजी राक्षसी मानसिक हमलों से सफलतापूर्वक मोहित हो गए थे। ये बेहद खतरनाक था। दरअसल वे पूरी तरह से एक पागल राक्षस में बदल गए थे और उन्होंने महिलाओं को बेरहमी से प्रताड़ित करना और उनका बलात्कार करना शुरू कर दिया था। निंग मन ही मन अवाक रह गया। 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों के दौरान पागल अवस्था में धकेल दिया जाना, इससे मृत्यु लगभग निश्चित थी। कई बड़े राक्षस और दुष्ट व्यक्ति पागल अवस्था में धकेले जाने के बाद ही पैदा हुए थे। वे पागलपन में ही मर जाते जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए जिससे वे अपनी पागलपन की अवस्था से फिर से जाग सकें। बाद में एक चमत्कार हुआ और दादाजी होश में आ गए। विक्षिप्त राक्षसी अवस्था में प्रवेश करने और फिर स्वस्थ होने की प्रक्रिया दादाजी के लिए बेहद फायदेमंद रही। इसके बाद उन्होंने तमाम तरह के कष्टों और परीक्षाओं को सहन किया और अंततः उन्होंने दिव्य क्लेश पर विजय प्राप्त की और दिव्य अमर बन गए। राजकुमारी शियू ने भावुक होकर आह भरी। दिव्य अमर बनने के बाद उन्हें अपने वंश के लोगों का आभास हुआ। उन्हें आभास हुआ कि उनका परिवार अभी भी जीवित है और इसलिए उन्होंने खोज शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने मुझे पा लिया। मेरी दादी, वह उन अनगिनत महिलाओं में से एक थीं जिनका उसने अतीत में बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद दादी ने मां को जन्म दिया। चूंकि यह विवाहेतर संबंध से हुआ था, इसलिए हमारे द्वीप के अन्य कबीले के लोग उन सभी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने उन दोनों से दूरी बना ली और अंततः दादी अवसाद में मर गईं। फिर पिताजी हमारे द्वीप पर आए। वे भागते भागते थक चुके थे। वे इसी द्वीप पर स्थायी रूप से रहना चाहते थे। वे मां को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे और हमारे युची वंश की वंशावली को आगे बढ़ाना चाहते थे। पिताजी और मां एक हो गए और अंततः मेरा जन्म हुआ। वे मेरे जीवन के सबसे सुखद वर्ष थे। पिता एक अमर साधक थे और अक्सर द्वीप से उड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते थे। हालांकि वे हमेशा बहुत जल्दी वापस आ जाते थे। एक दिन पिता ने कहा कि उनकी छोटी बहन और उनके बहनोई डाक नॉर्थ सीज छोड़कर मुख्य भूमि पर लौटना चाहते हैं। पिता ने कहा कि उनकी छोटी बहन गर्भवती है और उन्हें उसकी चिंता है, इसलिए वे स्वयं उन्हें ले जाएंगे। लेकिन पिताजी जब चले गए तो कभी वापस नहीं लौटे। घर पर छोड़ी गई जीवन रेखा टूट गई। माँ इस मानसिक आघात को सहन नहीं कर सकी और दुख और पीड़ा से भरकर उनका भी देहांत हो गया। मैं उस द्वीप पर अकेला रहता था। उसके बाद दादाजी आ गए। दादाजी तब तक दिव्य अमर हो चुके थे, लेकिन उनका अपना कोई परिवार नहीं था। उनके सभी करीबी परिवार के सदस्य मर चुके थे। मैं ही परिवार की एकमात्र सदस्य बची थी, उनकी इकलौती पोती। राजकुमारी शियू धीरे धीरे बोलती रही। जहाँ तक निंग का सवाल है, वह चुप था। अमर साधना का मार्ग एकाकी था। हालांकि राजा यान ग्रैंड जिया के शाही कुल का सदस्य था, लेकिन सामान्यतः 5-6 पीढ़ियों के अलगाव के बाद किसी एक को सही मायने में परिवार नहीं कहा जा सकता था। राजा यान के माता पिता और भाई बहुत पहले ही मर चुके थे। परिवार के रूप में केवल एक ही बचा था, उसकी इकलौती पोती।
मैं दादाजी के साथ शाही राजधानी आई थी। मैंने जांच की और पाया कि हमारे यूची वंश का यंग फ्लेम वंश ने सफाया कर दिया था। राजकुमारी शियुए की आंखों में नफरत थी। उस दिन से मैंने कसम खाई है कि मैं यूची शियुए बदला जरूर लूंगी। मैं यंग फ्लेम वंश का नाश जरूर करूंगी और मैं अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए यूची वंश को फिर से स्थापित करूंगी। यही मेरे पिता का हमेशा से सपना था और मैं इसे जरूर पूरा करूंगी।